तो वो भी ठीक नहीं है। आपके लिए आपके आपके दिमाग में भी सस्पेंस रहेगा, आपको भी चीजें समझ में भी नहीं आएगी और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जिसने इनवाइट किया आपको, है ना, उसके लिए एक बार थैंक यू बोल दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता आप किस किस के माध्यम से आए हो, है ना। लेकिन बहुत अच्छी चीज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, है ना। अपने बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। वैसे अगर गूगल करोगे, जैसे मेरे 2 यूट्यूब चैनल भी है, तब भी आपको सब समझ में आ जाएगा। तो अपने बारे में बता के मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको कुछ अच्छा बताऊंगा, अच्छा समझाऊंगा, तो मेरे बारे में तो आप बाद में भी सर्च कर लोगे, है ना। और अगर मैं आपको कुछ अच्छा सिखा नहीं पाया, कुछ अच्छा बता नहीं पाया, तो मेरे बारे में जानने से भी कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, समझ में आता है यस कि ये कुछ अच्छी चीज बता रहा है, और प्रैक्टिकल हम लोग करके भी देखेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी बोल दिया और आपने कुछ भी मान लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्रैक्टिकल हम लोग कुछ करके देखेंगे। अच्छा लगता है तो फिर आप मेरे बारे में जाने, फिर हम लोग बाद में बात कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। मेरे 2 यूट्यूब चैनल भी है, जिसमें कि हम लोग अपने वर्कशॉप से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं, है ना। जिन लोगों को फायदा पहुंचा वो बताते रहते हैं। कुछ मोटिवेट करने के लिए भी हम लोग एक यूट्यूब चैनल है, इस पर कुछ वीडियो में डालता रहता हूँ, है ना। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इस वर्कशॉप का नाम है पहला ब्रेन प्रोग्रामिंग और मेमोरी ऑफ भगवत गीता। अभी इसमें मैं ये चीज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा ब्रेन प्रोग्रामिंग की, ठीक है। इसको माइंड एंड मेमोरी मास्टरी नाम से भी पहले हम लोग रन किया करते थे, है ना। लेकिन अभी हमने लॉकडाउन जब से हुआ, जब से ये ऑनलाइन गया, हमने इसको अलग अलग नाम दे दिया। इस 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। एक है आपका ऑर्गेनिक और नेचुरल डेवलपमेंट, जिसको हमने ब्रेन प्रोग्रामिंग कहा है। और एक है आपका जिसको कह सकते हैं आर्टिफिशियल डेवलपमेंट, है ना। मतलब कि हमने कोई अपने ऊपर परत हम लोग लगा देते हैं, है ना। उसको हमने कहा है मेमोरी ऑफ भगवत गीता, ठीक है। तो वीडियो ऑन कर ले, लास्ट बार कहूंगा मैं, और ध्यान से समझे, है ना। क्योंकि वीडियो ऑफ करके आप कुछ भी करते रहोगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, लेटे रहोगे, है ना, आपका टाइम वेस्ट जाएगा, है ना। तो समझने के लिए आए, 1 घंटे के लिए आए हैं, है ना। बाकी तो हमेशा आप अपने साथ में रहते हो, अपनी फैमिली के साथ में रहते हो, ठीक है। सिद्धार्थ सर आपका वीडियो मुझे दिख रहा है, आंख में आप क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं करना है, सीरियसली हमको अटेंड करना है। आपको और भी लोग देख रहे हैं, है ना। जैसे मुझे भी और लोग देख रहे हैं, आपको भी और लोग देख रहे हैं ना। दोस्त की तरह साथ देंगे, आपको बड़ा मजा आएगा। मुझे पता है 1 घंटे में आपसे दोस्ती कर लूंगा अच्छे से, क्योंकि मैं चीजें आपको ऐसी बताने वाला हूँ। सो बात करते हैं सबसे पहले ब्रेन प्रोग्रामिंग की, है ना। ब्रेन प्रोग्रामिंग मतलब क्या कि सिंपल सी बात है। ब्रेन प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि कैसे आप अपने ब्रेन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा अपने ब्रेन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कई बार हम हमारी बात करें या बच्चों की बात करें, कई बार जब उनके मार्क्स कम आते हैं, है ना, पढ़ाई में वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते, या फिर वो पढ़ाई करते करते उनका मन कभी टीवी की तरफ जाता है, या फिर कभी खेलने कूदने की तरफ जाते हैं, तो हम उनको डांटते हैं। और मार्क्स अगर कम आते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि यार तुम पढ़ाई अच्छे से नहीं करते, ये क्या है, उसके नंबर इतने मार्क्स अच्छे आ गए, तुम्हारे दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है। ऐसे कुछ शब्दों का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं अपनी बात करूं, हमारे साथ में यश कुमार जी हैं, अमर सालुके है, सिद्धार्थ सर है ना, तरुण पाटीदार है, इतने सारे लोग हैं। या फिर मैं बात करूं अब्दुल कलाम जी की, स्वामी विवेकानंद जी की बात करूं, आप जिस भी व्यक्ति की बात करो, सबका ब्रेन बराबर है। अब कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। और ये कम ज्यादा नंबर्स क्यों आते हैं, या फिर कोई लाइफ में बहुत ज्यादा सफलता लेता है, कोई बहुत कम सफलता लेता है, वो किस कारण से लेता है, वो भी आप अच्छे से उस चीज को समझिए, ठीक है। ध्यान से समझेंगे सब समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, अगर मैं साइंस की भाषा में अगर बात करूं, तो हमारा जो ब्रेन है, इसके अंदर छोटे छोटे न्यूरॉन्स हैं। मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको वीडियो भी चला के बताता कि ब्रेन के अंदर क्या न्यूरॉन्स होते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर बहुत छोटे छोटे न्यूरॉन्स हैं। इतने छोटे छोटे बारीक बारीक न्यूरॉन्स हैं कि अगर मैं बात करूं इस पेन की, मैं बात करूं तो इस पेन के ऊपर अगर आप उस न्यूरॉन्स को रखोगे जो हमारे ब्रेन के अंदर है, इस पेन के ऊपर तकरीबन 1000 से 1500 न्यूरॉन्स इस पेन के ऊपर बन जाएंगे, इस पॉइंट के ऊपर बन जाएंगे। इतने छोटे बारीक न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के अंदर है। और हमारे ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स हैं। कितने? 10,000 करोड़ हमारे ब्रेन के अंदर छोटे छोटे न्यूरॉन्स हैं। अब समझिए कि एक न्यूरॉन्स की कैपेसिटी कितनी है। एक जो आपका न्यूरॉन्स है, जो कि इस पॉइंट पे 1000-1500 के आसपास बन जाएंगे, उस एक न्यूरॉन्स की कैपेसिटी है कि आप उसमें 160 जीबी डेटा स्टोर कर सकते हो। एक न्यूरॉन्स में आप 160 जीबी डेटा स्टोर कर सकते हो। तो हमारे ब्रेन के अंदर कितने न्यूरॉन्स हैं? 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स हैं। तो अब कैलकुलेशन करके देखिए, आप कैलकुलेशन ही बाहर निकल जाएगी। आप कैलकुलेटर पर करोगे, उसके जो नंबर्स है ना, उससे फिगर बाहर निकल जाएंगे। इतनी ज्यादा हमारे ब्रेन के अंदर मेमोरी है। मतलब हम हमारे ब्रेन के अंदर तकरीबन 10,000 करोड़ किताबें, बुक्स, डेटा स्टोर कर सकते हैं।
लेकिन करते क्यों नहीं है? पूरे जीवन में हमारे दिमाग में सिर्फ एक किताब भी स्टोर नहीं हो पाती। इट मीन्स ये कि हम अपने ब्रेन की पूरे पोटेंशियल का यूज नहीं कर पा रहे हैं। अब करना तो सारे लोग चाहते हैं, तो कर क्यों नहीं पाते? सबसे बड़ी वजह ये है, और ये वजह हमको जाननी है। अगर ये वजह समझ में आ गई ना, तो हम अपने ब्रेन का यूज करने लगेंगे, है ना। सो थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि हम सबके ब्रेन बराबर है, मतलब ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स है वो बराबर है, ठीक है। अब क्या होता है कि वो न्यूरॉन्स जो है ना, उनके हर पल हर सेकंड नए नए स्ट्रक्चर बनते हैं, नए नए उनके पैटर्न्स बनते हैं, और जब जब उनके नए नए स्ट्रक्चर बनते हैं, नए नए पैटर्न्स बनते हैं, तब तब हम बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, कभी लेजी होते हैं, कभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं, हमारे रिएक्शंस चेंज होने लगते हैं। तो कभी हमारा दिमाग बहुत अच्छा काम करता है, तो कभी हमारा दिमाग जो है बहुत स्लो काम करने लगता है ना। सो वो न्यूरॉन्स के कारण होता है। तो न्यूरॉन्स अब हर कोई एक्टिव भी करना चाहता है। जितने ज्यादा न्यूरॉन्स को आप एक्टिव कर लोगे, ठीक है, मतलब मान के चलिए कि अभी 10,000 करोड़ जो न्यूरॉन्स है वो आपके पूरे एक साथ में काम नहीं करते। जितना ज्यादा आप उनको एक्टिव करोगे, ट्रेंड करोगे, उतना ज्यादा वो काम करने लगेंगे। बाकी अधिकतर लोगों के जो न्यूरॉन्स है ना, वो जन्म के साथ तो आते हैं, मृत्यु के साथ भी चले जाते हैं, वो न्यूरॉन्स का यूज ही नहीं कर पाते। तो जो व्यक्ति जितना ज्यादा उस न्यूरॉन्स का यूज कर लेगा, कह सकते हैं वो ज्यादा विद्वान हो जाएगा, उसका दिमाग ज्यादा काम करने लगेगा, ठीक है, उसका ब्रेन का पोटेंशियल बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। एक मूवी थी लूसी, आपने लूसी मूवी अगर देखी होगी किसी ने, हॉलीवुड की, अगर नहीं देखी तो आप सर्च कर लें लूसी। उसमें बताया गया है कि एक लड़की जो थी, उसके पेट में कुछ केमिकल्स, ड्रग्स वगैरह डाल देते हैं, तो उसके ब्रेन एकदम से बहुत तेज काम करने लगता है और 100% तक उसका ब्रेन पहुंच जाता है। ये वाकई में ऐसा होता है, लेकिन 100% तक वैसे हम नॉर्मली नहीं पहुंचा पाते अपने ब्रेन को, ठीक है। अगर आज मैं बात करूं, अगर वैज्ञानिकों की बात करूं, जितने इतने सारे आविष्कार किए, हमारे आसपास जितनी भी चीज है, ये किसी ना किसी ने ये चीज बनाई है। सच्चाई है, फैक्ट है, इसको मैं नहीं झुठला सकता, आप नहीं झुठला सकते। ये किसी ना किसी ने बनाए हैं, तो किसी ना किसी ने पहले दिमाग का यूज भी किया होगा, तब बनाए हैं, है ना। अगर मैं अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करूं या और किसी की मैं बात करूं, तो उन्होंने अपने ब्रेन का 13 या 14% यूज किया, इससे ज्यादा यूज नहीं किया। आप सोचो कि ब्रेन हमारा 100% है, उसका यूज हम लोग कितना कर रहे हैं, 13-14%। मतलब उन्होंने यूज किया 13 या 14% ब्रेन का यूज करके, उन्होंने इतने बड़े बड़े आविष्कार कर लिए। और हम अपने ब्रेन का कितना यूज करते हैं? आप सोचो कि हम अपने ब्रेन का मुश्किल से 2%, 3% या 4%, 5% कर पाते होंगे, या बहुत सारे लोग की थ्योरी है कि 8 या 9%। मुझे नहीं लगता कि 8 या 9% भी हम अपने ब्रेन का यूज कर पाते होंगे, ठीक है। तो आज हम अपने ब्रेन का जितना भी यूज कर रहे हैं, हमें कुछ ऐसी तरकीब निकालनी है, कुछ ऐसी चीजें निकालनी है, जिससे कि हम अपने ब्रेन का ज्यादा यूज करने लगे, हमें लाइफ के अंदर बेनिफिट्स मिलने लगे। जो सक्सेस, जो तरक्की हम लोग 10 साल में प्राप्त करने वाले थे, वो सक्सेस, वो सफलता हमको जल्दी प्राप्त हो जाए। अगर हम स्टूडेंट हैं, तो हम ऐसा कुछ करें कि हमने किसी चीज को अगर लर्न किया, याद किया, तो उसको कभी ना भूलें, है ना। ऐसा क्यों होता है कि हम किताबें याद करते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन मूवी तो कभी नहीं भूलते, है ना। सीरियल तो हमको याद हो जाते हैं। आप सोचो इस चीज को कि हम मूवी को कभी याद करने के पर्पज से नहीं देखते, लेकिन मूवी हमको याद हो जाती है, और उतने ही टाइम में किसी चीज को हम लर्न करेंगे, वो चीज हमको याद नहीं होगी। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे कि हमारे ब्रेन के अंदर मेमोरी तो है, इसलिए वो मूवी याद हो जाती है ना। मेमोरी है हमारे ब्रेन के अंदर, लेकिन हमें किताबें अगर याद नहीं होती, या फिर कोई चीज हम याद कर रहे हैं अगर भूल जा रहे हैं, इसका मतलब ये कि कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो हमारे पकड़ में नहीं आ रही है। अगर वो चीज हम लोग पकड़ लें, तो शायद हो सकता है किताबें भी हमें उसी तरीके से याद हो जाए जिस तरीके से मूवी याद होती है ना। तो हमें कुछ ऐसा पैटर्न पकड़ना है। तो सबसे पहली बात ये कि किसी भी बच्चे की, किसी भी व्यक्ति की मेमोरी कम नहीं होती, सबकी बहुत अच्छी मेमोरी होती है, सबकी बहुत ज्यादा मेमोरी होती है। हमें क्या करना है, अपने ब्रेन का जो न्यूरॉन्स है ना, उनको ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड करना है, एक्टिव करना है। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इस 1 घंटा अगर आप मेरे साथ में रहोगे, सीरियसली अगर रहोगे, देखो टाइम पास करने तो आप चले जाओ, सीरियसली अगर रहोगे ना, तो आप बहुत कुछ सीख के जाओगे, और मैं आपको वो सारे तरीके भी बताऊंगा कि ब्रेन के न्यूरॉन्स को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और क्या चीजें हैं, ठीक है। तो पहली बात ये कि ब्रेन के न्यूरॉन्स को हमें एक्टिवेट करना है। जितने ज्यादा वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ट्रेंड हो जाएंगे, उतने ज्यादा हम लोग उनको अपने यूज में ले लेंगे। वरना ईश्वर ने तो वो चीज हमको दी है ना। अगर हम यूज नहीं करेंगे तो मृत्यु के साथ वो साथ में चली जाएगी। तो जो है हमारे पास चीज, उसका यूज करना है हमको, ठीक है, पहली बात। सेकंड चीज, अब हमारा ये ब्रेन जो है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट इज लेफ्ट, सेकंड इज राइट, और दोनों के अलग अलग फंक्शंस हैं, दोनों के अलग अलग काम हैं, दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो जो आपका राइट ब्रेन है, वो आपका क्रिएटिव ब्रेन है,
ठीक है, आपका ड्राइविंग करना, खाना पकाना, जो भी आप क्रिएटिव जो भी चीज करते हो, जैसे टीवी देखते हो आप, है ना, तो वो आपके राइट ब्रेन में जाता है। राइट ब्रेन तुरंत उस चीज को पकड़ लेता है। और जब हम कोई पढ़ाई करते हैं, कोई लॉजिकल काम करते हैं, तो उस टाइम पे आपका जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो एक्टिव हो जाता है। तो पढ़ाई याद करते हैं भूल जाते हैं, क्योंकि आपका लेफ्ट ब्रेन जो है ना, कह सकते हैं ये कंप्यूटर की रैम की तरह। रैम में कितनी मेमोरी होती है, 2 GB 4 GB 5 GB बढ़ा लो थोड़ा सा 8 GB हो जाएगी। लेकिन हार्ड डिस्क तो हमेशा कंप्यूटर में हम लोग बड़ी रखते हैं ना, लैपटॉप में बड़ी रखते हैं हार्ड डिस्क। आपका राइट ब्रेन हार्ड डिस्क की तरह है, ठीक है। तो रैम आपका अलग काम करता है आपका, और हार्ड डिस्क आपका अलग काम करता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो दोनों को एक साथ में काम करवाना है, ठीक है। तो अभी तक आप लाइफ के अंदर जो चीजें कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपनी पूरी क्षमताओं का यूज इसलिए नहीं कर पा रहे थे, पूरे ब्रेन का यूज इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन अलग अलग काम करता है। इसको हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और इस चीज को भली भांति अपने हम लोग खुद एक्सपीरियंस करेंगे, तब जानेंगे। इसको कैसे जानेंगे, एक एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी क्या करेंगे, सिंपल है, देखिए हम हैंड की एक एक्सरसाइज करेंगे, हाथों की, बहुत सिंपल बेसिक एक्सरसाइज है ना, आपने पहले भी कभी की होगी, है ना। उससे क्या है, मुझे चीजें बताने में आपको आसानी होगी। एग्जांपल के थ्रू अगर मैं बताऊं तो सारे लोग करेंगे तो चीज समझ पाएंगे, लेक्चर लेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। सो अभी क्या करना है हमें, आपका ये लेफ्ट हैंड जो है ना, ठीक है, इसको आगे करना है। लेफ्ट हैंड को सारे लोग आगे कर लीजिए, जैसे भी आप बैठे हो लेफ्ट हैंड को आगे कर लीजिए। और लेफ्ट हैंड को आगे करने के बाद, क्योंकि इस चीज को फील करना है, अनुभव करना है, तभी तो पता चलेगा। मेरी बातों पे ऐसे भरोसा करने से क्या मतलब, आप खुद के अनुभव पे, अपने एक्सपीरियंस पे भरोसा करिए। अब लेफ्ट हैंड को क्या है, हम अंदर से बाहर इस तरीके से मूव करेंगे, क्लॉकवाइज मूव करेंगे। आसानी से हो रहा है ना, क्लॉकवाइज, अंदर से बाहर क्लॉकवाइज मूव करेंगे। घड़ी का कांटा जिस तरीके से घूमता है ना, ध्यान से देख लें ये किस तरीके से मूव कर रहे हैं ना, अंदर से बाहर इस तरीके से मूव कर रहे हैं। ओके, चलिए अब इसको डाउन कर लीजिए हाथ को। अभी राइट हैंड को हम लोग लेंगे, अभी राइट हैंड को, अभी हमने लेफ्ट हैंड को लिया था ना, अभी राइट हैंड को। अब राइट हैंड को हम लोग क्या करेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। पहला हमने सीधा घुमाया था, इसको उल्टा घुमाओगे, बस जैसा भी पहले आपने जिस डायरेक्शन में घुमाया था उससे इसको आप उल्टा घुमाओगे। तो पहला हमने अंदर से बाहर घुमाया था, इसको हम बाहर से अंदर घुमाएंगे। अच्छी चीज है ना। एक हाथ डाउन कर लीजिए, नीचा कर लीजिए, जो पहले घुमाया था, इसको बाहर से अंदर। ये भी आप आराम से घुमा पा रहे हो, यानी पहला हाथ हमने क्लॉकवाइज घुमाया था, दूसरा हम एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आराम से घूम गया आपका ये, ठीक है, इसमें कोई कठिनाई आपको नहीं आई। अब हम क्या करेंगे, बिना दिमाग लगाए अब दोनों हाथों को हम लोग पैरेलल करेंगे। दोनों हाथों को पैरेलल करना है पूरे ध्यान से। जो हाथ आपने अंदर से बाहर घुमाया था, अंदर से बाहर, उसको अंदर से बाहर घुमाओगे। जो हाथ हमने बाहर से अंदर घुमाया था उसको बाहर से अंदर, मतलब एक क्लॉकवाइज घूमेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। सारे लोगों को घुमाना है, एक अंदर से बाहर, दूसरा बाहर से अंदर, दोनों अपोजिट। ऐसे ऐसे बिल्कुल भी मत करना, ऐसे ऐसे बिल्कुल भी मत करना। ध्यान दीजिए, एक हाथ अंदर से बाहर जाएगा, दूसरा बाहर से अंदर, दो, है ना। एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से मूव करना है। ऐसे ऐसे मत करने लगना, घड़ी के कांटे जैसा ऐसे ऐसे मत करने लगे। एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या जिनके वीडियो है उनका तो मैं देख रहा हूँ, जैसे अमर सालू के, आप तो ऐसे ऐसे, आप तो गाड़ी चला रहे हो, ऐसे ऐसे कब बोला मैंने आपको? पहले मैंने एक हाथ अंदर से बाहर घुमाया था और दूसरा हाथ बाहर से अंदर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूमे थे ना आपके भाई। तो जैसे बताया था वैसे करना है आपको, है ना, जैसे बताया था वैसे करना है आपको, है ना। चलिए ठीक है, बस इतने में चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ कि पहले जब मैंने आपको एक एक काम दिया, ठीक है, पहले मैंने आपको बोला कि एक हाथ को घुमाना है, ठीक है, तो आपका ये लेफ्ट हैंड जो है ना, ये आपके राइट ब्रेन से कनेक्ट होता है और आपका राइट हैंड जो है ना, ये लेफ्ट ब्रेन से कनेक्ट होता है ना। तो जब हमने एक एक करके काम दिया तो आपका ब्रेन अच्छे से काम कर रहा था। मतलब जब मैंने टीवी देखा तो ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है, मैंने पढ़ाई किया तो मेरा ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैंने अपने ब्रेन को एक साथ में काम दे दिया, मतलब दोनों काम एक साथ में दे दिया, तो आपका ब्रेन कंफ्यूज हो गया। आपका ब्रेन बोलता है भाई करना क्या है, अंदर से बाहर घुमाना है या बाहर से अंदर घुमाना है, भाई करना क्या है, मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, ऐसा आपका ब्रेन बोलने लगा, है ना। और ऐसे ही लाइफ के साथ में होता है, ऐसे ही मतलब हमारे साथ जब हम पढ़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, ऐसा हमेशा होता है लाइफ में, हमेशा ऐसे ही होता है, ठीक है। मतलब ये कि हमारा ब्रेन बैलेंस नहीं है, इस कारण से ये हुआ। अगर हमारा ब्रेन बैलेंस होता तो हम आराम से कर पाते ये चीज, क्योंकि हाथ ही तो मूव करना है ना। आपका ब्रेन बैलेंस नहीं है, ये जस्ट उसी तरीके से है जैसे मैं आपको ये बोलता हूं कि सर आप क्या करो, कोई भी पत्थर उठाओ, आप कोई 50 किलो का पत्थर आपको उठाना है, तो आप अगर आप एक हाथ से उठाने की अगर कोशिश करोगे तो एक हाथ से शायद नहीं उठा पाओ, लेकिन दोनों हाथों से अगर उठाओगे तो बिल्कुल उठा लोगे।
दोनों हाथों से अगर उठाओगे पत्थर को उठा लोगे। मतलब कि जब आप एक हाथ से अपने यूज कर रहे थे ताकत का, पूरी स्ट्रेंथ का, तो आप पत्थर को नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि एक हाथ में उतनी पूरी ताकत थोड़ी ना होती। पूरी बॉडी की पूरी ताकत का अगर यूज करना है तो दोनों हाथों का यूज करना पड़ेगा। और अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ ब्रेन का एक पार्ट का यूज कर रहे थे कि पढ़ाई करी तो आधा ब्रेन काम कर रहा है, और अगर आप खेल कूद रहे हैं, टीवी देख रहे हैं तो आधा ब्रेन काम कर रहा है। ये ब्रेन जो है ना, इसको दोनों को एक साथ में काम देना है। अगर ये दोनों ब्रेन एक साथ में काम करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जैसे कि वो पत्थर को उठाने के लिए हमने दोनों हाथों का यूज किया ना, तो बॉडी की पूरी ताकत का हम लोग यूज करने लगे, वैसे ही हमें ब्रेन को जब बैलेंस करेंगे तो ब्रेन की पूरी ताकत का हम लोग यूज करेंगे। अगर ब्रेन को बैलेंस नहीं करेंगे तो फिर अब ऐसा होगा कि वो 50 किलो का पत्थर और जिंदगी भर एक हाथ से उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो कभी नहीं उठा पाओगे। करते रहो प्रयास, करते रहो, क्या क्या फर्क पड़ता है। अभी तक यही तो हो रहा है हमारे साथ में। सेकंड चीज हमको समझ में ये आई कि हमारा ये ब्रेन है, लेफ्ट और राइट ब्रेन, इनके फंक्शंस अलग है, काम अलग अलग है। तो हमको क्या करना है, ब्रेन को बैलेंस करना है। पहला, ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिव करना है, ट्रेंड करना है, तो हमारी ब्रेन का पोटेंशियल बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। सेकंड, ब्रेन को बैलेंस करना है तो हमारे ब्रेन का पोटेंशियल बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब ये कैसे हो सकता है, इसको जानते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहली बात है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो ब्रेन से रिलेटेड जो एक्सरसाइज होती हैं, ब्रेन एक्सरसाइज, ब्रेन जिम, वो आप करना स्टार्ट करें। उससे क्या होगा कि वो जो एक्टिविटीज है ना, वो सारी एक्टिविटीज क्या करती है, आपके ब्रेन को बैलेंस करती है। जैसे कि अभी हमने हाथों की एक्सरसाइज की, तो जिन लोगों से हो रहा था अच्छी बात है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे और थोड़ा सा अगर करने लगोगे कि मेरा एक हाथ कैसे अंदर से बाहर जाएगा, कैसा दूसरा हाथ बाहर से अंदर जाएगा, ये एक्टिविटी जैसे आप करोगे ना, जिस दिन आप 1 मिनट ये अच्छे से करने लगे ना, आपके ब्रेन के तकरीबन ये मान के चलो कि 700 से 800 जो न्यूरॉन्स है ना, वो एक्टिव होना, ट्रेंड होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से कम आप शुरुआत में, अगर आपके घर पे बच्चे हैं तो जैसे मैं, आप ना जिसको एक्सरसाइज चाहिए, मैंने खुद वो एक्सरसाइज बना के रखी है, आप मुझे ग्रुप में हाई करिएगा या फिर मुझे पर्सनली आप मैसेज करिएगा, मैं उन सभी लोगों को वो वीडियो भेज दूंगा एक्सरसाइज का। आप खुद भी करें, बच्चों को भी कराएं। जैसे से वो एक्सरसाइज आप करोगे ना, आप देखोगे कि आपकी मेमोरी बढ़ रही है, आपका फोकस बढ़ रहा है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। जो काम आप पहले बहुत ज्यादा देर में कर रहे थे, वो कम देर में करोगे आप काम, है ना। 2-4 तो एक्सरसाइज मैं अभी बता देता हूँ, क्योंकि क्या होगा मुझे पता है, मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ, लेकिन आप में से कोई ना मैसेज करेगा ना कुछ करेगा, मीटिंग खत्म, बात खत्म, घर पे बैठे हैं, है ना। अगर आप मुझे करोगे तो मैं आपको दे दूंगा सारी चीजें, है ना, और नहीं करोगे तो तब भी मैं आपको अभी तो बता ही देता हूँ। तो पहली तो हमें ये एक्सरसाइज करनी है ना। कम से कम हमें इतना ध्यान लगाना है कि ये वाली जो एक्सरसाइज है अल्टरनेट हैंड वाली, ये हम 1 मिनट ध्यान से कर पाए अच्छे से। और अगर गलत करना है तो उसकी प्रैक्टिस करना है। जैसे आज की प्रैक्टिस कल की आपने 1 मिनट ध्यान लगाएंगे, एक्सरसाइज होने लगेगी। और जब ये एक्सरसाइज आप करोगे तो आप देखोगे कि धीरे 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 मेरा फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी बढ़ रही है, और आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है ना, वो भी धीरे 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 एक्टिव हो रहे हैं, अपने आप एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएंगे। पहली एक्सरसाइज ये है। दूसरी एक्सरसाइज भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी एक्सरसाइज में क्या करना है आपको, इस तरीके से जो आपके हाथ है ना, इस तरीके से इनको दूर दूर कर लो, है ना, इस तरीके से कनेक्ट करके दूर दूर कर लो। ठीक है, अब क्या करना है, एक एक करके, जैसे ये मेरा थंब है ना, थंब, सबसे पहले इसको आप 10 बार आगे करेंगे, 10 बार पीछे करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने किया, फिर कनेक्ट कर लिया। इसके बाद में फिर आपका ये इंडेक्स फिंगर है, 10 बार आगे करेंगे, 10 बार पीछे करेंगे, फिर टच कर लिया। अब जब जब इसको करोगे ना, अभी आपने इस थंब को किया, इंडेक्स फिंगर को किया, फिर इसको करेंगे, मिडिल फिंगर को, और फिर रिंग वाली फिंगर को करेंगे, फिर पिंकी फिंगर को करेंगे। इनको एक एक करके करना है, इनको ध्यान से करना है। गलत एक्सरसाइज करोगे, जिंदगी भर करते रहो, कोई मतलब नहीं, सही करनी है। अब जब आप ये कर रहे हो ना, तो हाथ आपके दूर दूर नहीं जाने चाहिए, हाथ आपके पास में ही होने चाहिए। जिस उंगली को मूव कर रहे हो, सिर्फ वो उंगली आपकी मूव होगी और सारी उंगली आपकी कनेक्ट रहेंगी, तभी तो ठीक से कर पाएंगे ना। धीरे धीरे करें, मिडिल फिंगर को करें, है ना, रिंग फिंगर को करें। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये देखो कि दिमाग अभी कितना भटक रहा है आपका, दिमाग अभी बैलेंस ही नहीं है, जरूरत है उसको बैलेंस करने की। तो जैसे जैसे आप ये करोगे होने लगेगा। चलो आप इस वाली फिंगर को करके देखो, रिंग वाली फिंगर को एक बार करके देखो, सारी उंगली आपकी कनेक्ट रहेंगी, सिर्फ रिंग वाली फिंगर को करना है और ठीक तरीके से करना है। ऐसा नहीं कि हाथ आपका दूर जा रहा है कुछ भी, बिल्कुल जिस तरीके से परफेक्शन के साथ आपने थंब को किया था, उस तरीके से इसको भी करेंगे आप, इसको भी करोगे। शुरू में दिक्कत आएगी, ध्यान से करोगे, फोकस के साथ में करोगे। जिस दिन 1-1 मिनट करने लगोगे, एक्सरसाइज को चेंज कर देना है। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज ये आपकी हो गई। ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, स्कूल में सबको पनिशमेंट मिला होगा। ठीक है, स्कूल में सबको पनिशमेंट मिला होगा, लेकिन उस पनिशमेंट के पीछे भी ना लॉजिक था।
मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। स्कूल में पनिशमेंट मिला जब भी हमको बोला कि चलो ऐसे कान को पकड़ो और उठक बैठक लगाओ, हम लोगों ने लगाई, ठीक है। अभी क्या करना है, कान को ऐसे पकड़ने की वजह सिर्फ ऐसे पकड़ना है। ये थंब जो है ना, थंब आपका ये वाले पार्ट पे रहेगा, ये वाले पार्ट पे आपका थंब रहेगा, और जीभ को बाहर निकालेंगे, टंग को ऊपर फोल्ड करके ऊपर टच करेंगे, मुंह को बंद करेंगे, और उसके बाद हम लोग सिटअप्स लगाएंगे। अभी तो मैं तो चेयर पे बैठा हूं, आप भी लोग बैठे होंगे, है ना। इस तरीके से हम लोग सिटअप्स लगाएंगे अप एंड डाउन। तो जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो सांस को अंदर लेना है, ऊपर की तरफ जाओगे सांस को छोड़ना है। ऐसा आप 15 से 20 बार करोगे, चाहे सुबह करो शाम को करो, ठीक है। आप देखोगे धीरे धीरे, ये देखने में बड़ी सिंपल चीजें हैं लेकिन इसके रिजल्ट बहुत जबरदस्त है। मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन, दिमागी तौर पे जो बीमारी होती है ना, वो धीरे 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 दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। पढ़ाई में मन लगने लगेगा, चीजें जल्दी से याद होने लगेगी आपकी, है ना। तो 3 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई। एक एक्सरसाइज और बता देता हूं मैं आपको, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। इस तरीके से ये किया, अभी हमने किया, तो इसी से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं। इस तरीके से करने के बाद इस तरीके से हमको इस तरीके से करना है, ये मेरा आपको दिख रहा होगा। फिर इसको किया आपने प्रेस, बहुत सिंपल है ना। इसको करना है प्रेस, इसको करने के बाद फिर इसको करना है प्रेस, फिर इसका ये क्या है, ये पिंकी फिंगर जो है इसको प्रेस करना है, ठीक है। जब ये आप करोगे तो आपको पूरा ध्यान रखना है कि ये ना एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में आपको करना है। मतलब ऐसा ना हो कि आप इस वाली फिंगर को कर रहे हो और पूरा हाथ आपका ऐसा हो रहा है। सारी फिंगर्स आपकी ऐसे कनेक्ट होनी चाहिए, सिर्फ इस वाली चीज को आप करोगे, ठीक है। इस तरीके से ध्यान से करोगे, फोकस के साथ में करोगे। तो ये बेसिक बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज थी। जितने अच्छे से ये होने लगेगी ना, अभी शुरू में एक बार में अच्छे से नहीं होंगी, जैसे से अच्छी होने लगेगी ना, आपको धीरे धीरे मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ब्रेन आपका बैलेंस होने लगेगा, पूरी ब्रेन की क्षमता का आप यूज करने लगोगे, दोनों ब्रेन को पैरेलल करके, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या दोनों हाथ से एक साथ में लिख लेते हैं। तो दोनों हाथ से एक साथ में कैसे लिखते हैं? ब्रेन उनका बैलेंस है इसलिए लिखते हैं, है ना। तो आप सोचो कि पहले आप जो एक काम, वो आपने देखा ना कि एकता में शक्ति होती है। छोटे में हमने कहानी पढ़ी थी, है ना, कि अगर आप एक डंडा तोड़ोगे तो टूट जाएगा, लेकिन अगर ऐसे 10 अगर डंडे आप स्टिक लेके आओगे तो तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो वैसे ही है, हम प्रॉब्लम में इसलिए आते हैं, आप लाइफ के अंदर परेशान इसलिए होते हो, डिस्टर्ब आप इसलिए होते हो, कभी कभी आपको जो है अजीब अजीब फीलिंग्स होती है, कभी एग्जाम के नाम से बच्चों को जो परेशानी होती है, पेट में दर्द, बुखार आना, ये सारी चीजें इसलिए होती है क्योंकि जब आप कोई काम कर रहे हो, आपका एक ब्रेन काम कर रहा है आधा पार्ट, दूसरा ब्रेन तो रिलैक्स, उसको पता ही नहीं है। तो अभी क्या करना है, दोनों ब्रेन के एक साथ में काम करवाना है, जिससे कि चीजें आसानी से समझ में आ जाए, है ना। तो ये एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, ठीक है। और जिनको पूरी एक्सरसाइज चाहिए वो मुझसे, मेरा नंबर है ग्रुप में है ना, मैं मुझसे आप संपर्क करेंगे, मैं सबको वो एक्सरसाइज भेजूंगा और उसमें पूरा शेड्यूल भी भेजूंगा कि किस तरीके से क्या करना है ना। तो ये 4 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, ये 4 एक्सरसाइज आपको करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, ब्रेन के न्यूरॉन्स भी आपके धीरे धीरे एक्टिव होना, ट्रेंड होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तरीका हो गया, ठीक है। सेकंड आप अगर जो है अपनी मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हो, ब्रेन को बैलेंस करना चाहते हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाए, तो एक्सरसाइज के अलावा सेकंड ऑप्शन जो है मेरे पास में वो है आपका मेडिटेशन, ठीक है। अब मेडिटेशन बहुत ज्यादा तरीके, अलग अलग तरीके के होते हैं, है ना, ये करो वो करो, नहीं करते हम लोग मेडिटेशन। तो मेमोरी के लिए एक स्पेशल मेडिटेशन हम लोगों ने ढूंढ निकाला है, सिर्फ 1 या 2 मिनट का, 1 या 2 मिनट का मेडिटेशन है। अगर उसको आप करते हो तो आपको 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में फर्क खुद महसूस होगा। इसमें सारी चीजें आपको खुद फील होंगी, मैं बोल रहा हूं उस पर बिलीव नहीं करना, खुद आपको फील होने लगेगी। तो वो मेडिटेशन है ना। तो वो मेडिटेशन अभी बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वो मेडिटेशन में अगर समय रहेगा तो बाद में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। नहीं तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेडिटेशन आपको कैसे मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज है जिस पर हम कभी ध्यान नहीं देते, पता है वो क्या है? वो आपका न्यूट्रिशन। कभी न्यूट्रिशन पर आपने ध्यान दिया है? अगर आप एक अच्छा न्यूट्रिशन अगर लेते हो, आपको ये पता हो कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कब खाना है, किस टाइम पे खाना है, ठीक है, दिमाग के लिए क्या चीज जरूरी है, बॉडी के लिए क्या चीज जरूरी है, तो भी आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं 2-5 मिनट में आपको बेसिक चीजें बता देता हूँ, है ना, जो आपके काम की है ना, क्योंकि ब्रेन की हम लोग बात कर रहे हैं ना, ब्रेन की, है ना, तो ब्रेन की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, मैदे वाली जो चीज है, अगर आप चाहते हो कि आप अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को बहुत अच्छा एक्टिव करो, ट्रेन करो ब्रेन को, तो मैदे वाली जो चीज है ना, मैदे वाली चीज को थोड़ा सा अवॉइड करो आप। रीजन है उसके पीछे, पता है क्यों? प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ। हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स है ना, वो हर टाइम चलते रहते हैं,
हर टाइम चलते रहते हैं, है ना। वो आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करते हैं। जो इंफॉर्मेशन हम आंखों के थ्रू, कानों के थ्रू, नाक के थ्रू हम लोग जो इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं, वो आपके न्यूरॉन्स जो है ना वो सही जगह पे पहुंचाने का काम करते हैं, ट्रेवल होते रहते हैं न्यूरॉन्स। तो जब हम मैदे वाली चीज खाते हैं ना, तो मैदे वाली चीज आप देखोगे रबड़ की तरह ना इस तरीके से होता है ना, रबड़ की तरह इस तरीके से ना वो, है ना, इस तरीके से होता है ना। वो कभी मैदा मतलब कह सकते हैं कि आटा जो है ना, आटे के जो बेस्ट चीज है ना, वही मैदा बन गया, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम मैदे वाली कोई चीज खाते हैं तो मैदा ना हमारे न्यूरॉन्स को ट्रेवल नहीं होने देता। एक इंफॉर्मेशन जो सही जगह पे जाना चाहिए वहां तक नहीं जा पाती, मैदा ना न्यूरॉन्स को रोक लेता है ना, ठीक से इंफॉर्मेशन ट्रेवल नहीं हो पाती। इस कारण से क्या होता है, अगर आप देखो कि अगर मान के चलो, देखो वैसे तो मैदे वाली चीज सब लोग खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, लेकिन कोशिश करें कि जब आपका कोई एग्जाम है, जब कोई इंपॉर्टेंट काम है, तब ना खाओ मैदे वाली चीज, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि आप मैदे वाली चीज खाओगे, आप जितनी प्रिपरेशन करके जो भी चीज करके आओ, उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपका नहीं हो पाएगा। एग्जाम में जाओगे, हो सकता है भूल जाओ चीजों को, ठीक से याद ही ना कर पाओ, है ना, याद करके जाओ तो चीजों को भूल जाओ, है ना। सो मैदे वाली चीज उस टाइम पे अवॉइड करना है ना। वैसे खा सकते हो लेकिन उस टाइम पे वो चीज अवॉइड करना है, ठीक है। मैदे वाली चीज होगी, दही वाली चीज बहुत अच्छी होती है, दही वाली चीज आप खा सकते हो, है ना, ये बहुत अच्छा है। सेमिनार चल रहा है अभी, है ना। सो हाँ, प्लीज माइक को ऑफ करें, है ना, प्लीज माइक को ऑफ करें, है ना। सो दही वाली चीज खा सकते हो, है ना। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, बर्तन का भी मैं आपको खास तौर पे बता देता हूँ, है ना। बहुत ज्यादा डिटेल में कैसे आपको जानकारी होगी वो मैं आपको बताऊंगा। अभी जितनी भी चीजें मैं बता सकता हूँ बेसिक, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे बर्तन है, ठीक है, आप कभी डॉक्टर, अगर आप में से कोई मेडिकल फील्ड में है या फिर डॉक्टर के संपर्क में है, तो आप डॉक्टर से पूछिएगा कि जो एल्यूमिनियम का जो बर्तन होता है, सलवल का बर्तन होता है, जैसा कुकर होता है, कढ़ाई होती है जिसमें हम खाना पकाते हैं, उसका यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो आपको मना कर देंगे। अगर उनको जानकारी होगी वो आपको मना कर देंगे। वो बोलेंगे कि अगर करते हो यूज तो कम करिए, है ना। इसके पीछे का रीजन है, क्या होता है कि कई बार डॉक्टर्स हमें बोलते हैं कि लोहे की कढ़ाई में आप खाना खाओ, लोहे के बर्तन में, क्योंकि उसका आयरन जो है बॉडी के अंदर जाएगा। उसी तरीके से जो एल्यूमिनियम जो होता है, सल्फर जो होता है, वो हम खाते तो उसका कुछ कण जो है वो भी तुम्हारे बॉडी के अंदर जा ही रहा है ना। तो एल्यूमिनियम जो है ना वो बॉडी के लिए तो अच्छा है ही नहीं, हमारे दिमाग के लिए भी अच्छा नहीं है। सो एल्यूमिनियम का जो बर्तन है उसका जितना भी हो सके कम यूज करो आप, है ना। उसके अलावा स्टील का है, आयरन का है, मिट्टी का है, वो बहुत बढ़िया है ना। उसको मतलब अगर यूज करते हो तो उसको कम कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा और मैं आपको बताता हूँ, जैसे एग्जाम के टाइम पे आप कोशिश करो कि फ्रिज का जो पानी है वो ज्यादा ना पियो, आप नॉर्मल पानी पियो, बहुत बढ़िया है, ठीक है। और खाने में जो ऑयल का आप यूज करते हो, है ना, तो सरसों का जो मस्टर्ड ऑयल है बहुत बढ़िया है। रिफाइंड का जो सोयाबीन का जो ऑयल है ना, उसको जितना अवॉइड कर सको अच्छी बात है ना? तो ये कुछ बेसिक चीजें। और जैसे कि मैं जो बोल रहा हूँ कि दिमाग के लिए कौन कौन से फूड अच्छे होते हैं, इसको लेके डिटेल में हमारा पूरा वीडियो पूरे 1-1.5 घंटे का, जिसमें एक एक चीज आपको बताई गई है, दिमाग के लिए क्या अच्छा, बॉडी के लिए क्या अच्छा है, जो लाइफ में आपको पता चलने वाली नहीं है, ठीक है। तो वो आपको कैसे पता चलेगा वो भी मैं बता दूंगा। अभी बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी, है ना। सो क्या हो सकता, क्या मतलब पहला हमने पार्ट धीरे धीरे हम लोग कवर कर रहे हैं कि जो ब्रेन प्रोग्रामिंग जो है, ब्रेन को रीप्रोग्राम करना है, ब्रेन को बैलेंस करना है, न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करना है, उसके लिए एक्सरसाइज हो गया, मेडिटेशन हो गया और आपका न्यूट्रिशन हो गया, जिस तरीके से आप जो चीज खा रहे हो, है ना। उसके अलावा कुछ और भी एक्सरसाइज है विजुअलाइजेशन की, है ना, आपका जो ब्रेन है उसको बैलेंस करने की, है ना, वो आप करोगे डेली। बहुत ज्यादा नहीं करना, अगर हफ्ते में 1-2 मिनट आप अगर वो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपके बच्चे अगर वो एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उसके रिजल्ट आपको 15 दिन में दिखने स्टार्ट हो जाएंगे बहुत जबरदस्त तरीके से। इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है ब्रेन को एक्टिव करने का, बैलेंस करने का। हालांकि ये चीज स्कूल में बताई जानी चाहिए, लेकिन स्कूल में कोई बताता नहीं है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। इसके कारण से क्या होता है कि हम जितना बच्चा लाइफ में आगे बढ़ सकता था, जितनी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस हो सकती थी, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। हमारी जो ग्रोथ हो सकती है तो उतनी अच्छी हमारी ग्रोथ नहीं है ना। वो अगर ब्रेन अगर ठीक तरीके से काम कर, आज हमारा ब्रेन का जो परसेंटेज है 4 या 5% काम कर रहा है, अगर 7 या 8% अगर हमारा ब्रेन का लेवल पहुंच जाए, तो आप सोचो कि हम क्या क्या लाइफ में कर सकते हैं। मतलब जिस तरीके से हमारी सांसें चलती है, दिल धड़कता है, उस तरीके से ब्रेन अपने आप काम करने लगेगा। सो ब्रेन प्रोग्रामिंग से ये सारी चीजें होने लगती है ना। तो ब्रेन से रिलेटेड मैं आपको एक्सरसाइज दे दूंगा, मेडिटेशन का आपको बता दूंगा, न्यूट्रिशन का बता दूंगा कि कैसे आपको मिल सकता है, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई, इससे क्या होगा कि नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से आपका डेवलपमेंट होगा, नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से आपका डेवलपमेंट होगा। इसके अंदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी आ जाती है, ठीक है। मतलब जैसे आप न्यूट्रिशन जो खा रहे हो ना, उसका जो रिजल्ट है ना वो आपको एकदम से दिखाई नहीं देगा। आप क्या सोच रहे हो, बादाम जो आप खाते हो तो क्या आपकी एकदम से दिमाग तेज हो जाता है?
ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप जो खा रहे हो न्यूट्रिशन जो है ना, उसका रिजल्ट आपको 10 साल 20 साल में दिखाई देता है, 10 साल और 20 साल में। तो अगर मान के चलो कि 40 45 और 55 साल की उम्र में किसी की मेमोरी अगर कमजोर है, कोई बोलता है कि यार मेरे दिमाग से चीजें निकल रही हैं, भूल रहा हूँ, इसका मतलब ये कि 10 साल पहले उन्होंने कुछ गलत खाया है, इस कारण से मेमोरी उनकी इतनी वीक हो गई। मैं तो बोलता हूँ उम्र के साथ में तजुर्बा बढ़ना चाहिए, मेमोरी आपकी बढ़नी चाहिए, है ना। सो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इसको लॉन्ग टर्म हो गया, मतलब ये प्रोसेस लॉन्ग टर्म वाली हो गई। जो मैंने आपको मेडिटेशन वाली बताई चीजें और जो आपको एक्सरसाइज वाली चीजें बताई, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म। मतलब अगर ये एक्टिविटी आप करना स्टार्ट करोगे ना, तो इसका रिजल्ट आपको देखने लगेगा 4 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते भर में, 15 दिन में। बहुत ज्यादा डिले हुआ तो 1.5 महीने में पूरी लाइफ ही आपकी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, पूरी तरीके से लाइफ आपकी बदल जाएगी, है ना। इसको बोलते हैं ब्रेन प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब सेकंड में बात करता हूँ या इंस्टेंट मेमोरी। मतलब आप अगर आज आए हो तो मैंने आपको एक ऐसी चीज बताई जिसका असर बाद में दिखेगा, लेकिन आप कुछ ऐसा भी तो जानना चाहोगे जिसका रिजल्ट तुरंत आपको दिख जाए, है ना। अगर मैं आपको कुछ ऐसी चीज फील करा दूं, कुछ ऐसी चीज आपको करा दूं जिसका रिजल्ट तुरंत आपको दिख जाए, तो आप तुरंत एकदम से चार्ज हो जाओगे और अभी बॉडी में जो आलस है ना, वो एकदम से आप एक्टिव हो जाओगे, है ना। तो अभी हम कुछ ऐसा करने वाले हैं, ठीक है। तो आने वाले जितना भी टाइम है, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपको चीज बताऊं, जल्दी से पकड़ने की कोशिश करना। अभी हम बहुत सारी चीजों को याद करने वाले हैं, अभी हम इंस्टेंट मेमोरी पे वर्क करने वाले हैं। इंस्टेंट मेमोरी क्या होती है कि जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से आप याद करोगे, तुरंत चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। अब ये जरूरी क्यों है वो समझते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब करते हैं थोड़ी सी और पढ़ाई की बात। ये प्रैक्टिकली ये तो आपने सबने फील की होगी, ठीक है। अब क्या होता है, हम किताबें पढ़ते हैं, किताब के अंदर आपको क्या दिखता है? किताब के अंदर या फिर आपको डिजिट मिलेंगे, नंबर्स होंगे, नंबर्स हम जल्दी भूल जाते हैं, सबने फील किया है, ठीक है। और एक होता है किताब के अंदर वर्ड, शब्द भी हम लोग भूल जाते हैं। तो डिजिट और शब्द ना हम बहुत जल्दी से भूल जाते हो। किताब के अंदर जो पिक्चर है ना, वो हमको याद रह जाती है, ठीक है। हमारा दिमाग जो है ना, हमारे दिमाग की जो लैंग्वेज है ना, वो अलग है, सॉफ्टवेयर दिमाग के अलग है। हमारे दिमाग को डिजिट और वर्ड याद नहीं होते, यही कारण होता है कि हम चीजें याद करते हैं, भूल जाते हैं। एक रात पहले आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, बच्चा पढ़ाई करेगा, एग्जाम में जाके भूल जाएगा, क्योंकि दिमाग की वो मेमोरी नहीं है। तो इस चीज की बहुत ज्यादा रिसर्च हुई और रिसर्च होने के बाद में कुछ बेसिक प्रिंसिपल निकल के आए, जिस प्रिंसिपल का यूज करके आज इंडिया के अंदर, चाहे मैं नेशनल बात करूं चाहे इंटरनेशनल बात करूं, जितने भी लोगों ने मेमोरी के मामले में, है ना, अपने दिमाग उनका इतना तेज है, उसके मामले में उन्होंने बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए। जैसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, एशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, इतने बड़े बड़े जिन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उन्होंने किस प्रिंसिपल पे काम किया था। ये फुल प्रूफ प्रिंसिपल है जिसका हम यूज, और अगर आप प्रैक्टिकली अगर मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो सब समझ जाओगे, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल मैं आपको बताना चाहूंगा, 4 बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है, जिसपे इतने सारे लोग यूज कर रहे हैं। पहला है आपका लॉ ऑफ एसोसिएशन। लॉ ऑफ एसोसिएशन। अब लॉ ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? तो आज आपके दिमाग के अंदर जितनी भी मेमोरी है ना, जितनी भी मेमोरी है जो आपके दिमाग के अंदर पड़ी है, अभी आपको याद आ रहा है, वो सारी मेमोरी आपकी लॉ ऑफ एसोसिएशन के कारण है। अगर लॉ ऑफ एसोसिएशन नहीं होता तो आपके दिमाग में मेमोरी भी नहीं होती। मैं बताता हूं, आज आप जिस शहर में भी रहते हो, जिस शहर में भी आप रहते हो, मैं आपसे बोलूं कि यश कुमार सर, सिद्धार्थ सर, मुझे जो है आपके शहर का जो सबसे फेमस मंदिर है ना, वहां पे मुझे जाना है, मुझे रास्ता बताइए। तो आप मुझे रास्ता कैसे बताओगे कि लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, फिर कोई सर्कल आएगा, सर्कल से आपको टर्न लेना है, कोई लैंडमार्क आएगा और फिर आपको सामने मंदिर दिखेगा। ऐसे ही बताओगे आप मुझे, और कैसे बताओगे, है ना। लेकिन अब सोचिए, एक दिन क्या हुआ कि वो सारे सर्कल, सारे रास्ते गायब हो गए, सारे सर्कल, सारे रास्ते गायब हो गए। अब मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे बताइए, मंदिर जाना है, रास्ता बताओ। कैसे बताओगे सर रास्ता? सर्कल गायब हो गए, रास्ते गायब हो गए, कैसे बताओगे? मुझे बताने की तो छोड़ो, आप खुद जाओगे तो खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे जाना कहाँ है। मतलब जो रास्ता जो था, जो सर्कल जो था ना, वो आपका एसोसिएशन था, जिसके कारण से आपको वो मंदिर तक जाने वाली चीजें याद थी। तो आज आपके दिमाग में जितनी भी मेमोरी है ना, वो किसी ना किसी एसोसिएशन के कारण है ना। जैसे मान के चलो, जैसे आप घर के अंदर आते हो, आपके हाथ में गाड़ी की चाबी है, आपने गाड़ी की चाबी को फ्रिज पे रख दिया, बगल में फ्लावर पॉट रखा हुआ है, ठीक है, आपने घर में अपने सारे काम निपटाए, है ना, आराम करके फिर आपको शाम को घर से बाहर जाना है, फिर से आपको गाड़ी की जरूरत है, चाबी की जरूरत है। तो फिर आप याद कैसे करते हो? गाड़ी की चाबी कहाँ रखी है, वो अच्छा, वो फ्लावर पॉट के बगल में फ्रिज के ऊपर रखिए गाड़ी की चाबी। फ्लावर पॉट याद आएगा, फ्रिज याद आएगा, वो चाबी तब याद आएगी आपको, डायरेक्टली चाबी याद नहीं आती। ये आपके साथ हुआ है, सोचो इस चीज को। मतलब ये सारी चीजें एसोसिएशन
है ना। तो अगर हम जो चीज याद करना चाहते हैं, अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छी सफलता लेना चाहते हो, है ना, जो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, जो भी चीज याद करना चाहते हो उसमें एसोसिएशन का यूज करोगे तो चीजें आपको याद रहेंगी और आसानी से याद रहेंगी, लंबे टाइम तक याद रहेंगी। तो पहला आपका प्रिंसिपल ये हो गया, ठीक है। सेकंड आपका प्रिंसिपल है लॉ ऑफ इमेजिनेशन। लॉ ऑफ इमेजिनेशन क्या होता है? लॉ ऑफ इमेजिनेशन का मतलब होता है कि जिस चीज की आप कल्पना कर लेते हो, जो चीज जिस चीज का इमेजिन आपके दिमाग में आ जाता है, वो चीज भी आपको याद हो जाती है। जैसे हम मूवी देखते हैं तो मूवी जब हम देखते हैं ना, कभी कभी मूवी के साथ में हमारी फीलिंग अटैच हो जाती है, ठीक है, चीजें बहुत सा हम अटैच हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, तो मूवी हमको याद होती है। और एसोसिएशन भी होता है मूवी के अंदर, कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। और लॉ ऑफ इमेजिनेशन का और अच्छा मैं उदाहरण अगर आपको दूं तो आज से 500 साल पहले की बात करता हूं। आज से 500 साल पहले इंसान और जानवर दोनों जंगल में रहा करते थे, लेकिन 500 साल के बाद क्या हुआ? जानवर आज भी जंगल में है, लेकिन इंसान ने अपने लिए इतने बड़े बड़े आविष्कार कर लिए, अपने लिए इतनी सारी चीजें बना ली, क्योंकि इंसान ने ना इमेजिनेशन किया। जब जब जिस व्यक्ति ने इमेजिनेशन किया ना, नए नए आविष्कार बनाए, चाहे वो साइंटिस्ट हो कोई भी हो। लेकिन जानवर ने इमेजिनेशन नहीं किया, इसलिए वो जंगल में रह गया। इमेजिनेशन का इतना बड़ा रोल है, तो इमेजिनेशन का यूज हमें पढ़ाई में भी करना है, ठीक है। थर्ड जो आपकी चीज है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिडिकुलस। लॉ ऑफ रिडिकुलस का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो कि बहुत ही ज्यादा मजाकिया है, मतलब जिसका कोई लॉजिक नहीं है, बेढंग है, बेरंग है ना, मतलब अनाप शनाप कोई भी चीज, वो हमको जल्दी याद हो जाती है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपको चुटकुले जल्दी याद होते हैं या किताबें, तो आप बोलोगे चुटकुले। मूवियां जल्दी याद हो जाती हैं, किताबें याद नहीं होती, क्योंकि वो रिडिकुलस चीजें हैं, ठीक है। इसका लास्ट एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, सभी लोग ध्यान से समझिएगा। आज आप घर पे बैठे हो, आपके घर के सामने से एक 40 फीट का लंबा आदमी निकल जाए, आप घर की बालकनी में खड़े हो, एक आपने देखा कि 40 फीट का लंबा आदमी निकल के जा रहा है, आपने उस आदमी को देखा, आपने घर पे आके बताया कि 40 फीट का लंबा आदमी मैंने देखा, ठीक है। आज से 20 साल के बाद जब आप बड़े हो गए और आपके बच्चे हो गए, बच्चों को बताओगे कि एक टाइम पे मैंने 40 फीट का लंबा आदमी देखा था। उसके 20 साल बाद आपके बच्चों के भी बच्चे हो गए, आपकी उम्र 60 साल हो गई, आप अपने बच्चों को, अपने नाते पोतियों को उनको कहानी सुनाओगे कि बेटा एक टाइम पे हमने 40 फीट का लंबा आदमी देखा था। आज हमें जो लोग कहानी सुनाते हैं ना, हमारे बुजुर्ग जो कहानी सुनाते हैं, वो कुछ वही तो सुनाते हैं और क्या, जो उन्होंने देखा है। क्या वो लंबे आदमी ने कभी कहा कि मुझे याद कर लो, आप मेरे बारे में डायरी में लिखो? आप नहीं कहा, हमारे दिमाग को अपने आप याद हो गया। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ रिडिकुलस। लॉ ऑफ रिडिकुलस का यूज अगर आप पढ़ाई में करोगे तो चीजें भी आपको याद होने लगेंगी, ठीक है। ये 3 बेसिक प्रिंसिपल हैं, इनके आधार पर अभी हम चीजों को याद भी करेंगे, ठीक है। अभी चीजों को हम याद भी करेंगे और आपको जब ये आप याद करोगे तो खुद आपको ये चीज फील होगी। लास्ट में आपको बताना चाहूंगा, इस सिद्धांत का पार्ट तो नहीं है, लेकिन मुझे जो पता है, क्योंकि हम लोग ब्रेन के ऊपर पूरा काम करते हैं, तो हमें पता है ब्रेन कैसे काम करता है, ठीक है। तो एक मैं आपको लास्ट प्रिंसिपल बताना चाहूंगा बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए खासतौर पे, है ना, जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, उसको बोलते हैं स्लीप मैनेजमेंट। स्लीप मैनेजमेंट क्या होता है? अक्सर क्या होता है कि हमने जो है ज्यादा पढ़ाई करने के चक्कर में अपनी नींद को कम कर लिया है। हम लोग ना लेट नाइट तक पढ़ाई करते रहते हैं, सुबह जल्दी जाग जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कम सोना चाहिए और पढ़ाई ज्यादा करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन सिंपल सा एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर आप 8 घंटे की अगर नींद भी ले लोगे, 16 घंटे का जो टाइम है, एक विद्यार्थी के पास में कौन सा दूसरा काम होता है? खाना बनाना नहीं है, कुछ नहीं करना। 16 घंटे भी क्या विद्यार्थी पढ़ाई करता होगा? स्टूडेंट नहीं करता होगा। तो फिर रात में इतना जगने का क्या जरूरत है? मतलब आप रात में भी जगो, कुछ भी करो, लेकिन नींद प्रॉपर लो। देखो, मैं बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, साइंस की भाषा में चीज बताऊंगा। पता है कैसे? आप दिन भर, आप 8 घंटे आपके सोने के निकाल लो, 16 घंटे में जितनी भी आपने इंफॉर्मेशन ली है ना, आपने पढ़ाई की, जो भी इंफॉर्मेशन ली, तो जब आप सोते हो तो आपका शरीर तो सोता है, लेकिन उस टाइम पे आपका ब्रेन काम करता है। और पता है आपके ब्रेन का क्या काम होता है? आपका ब्रेन का काम होता है कि जो दिन भर में इंफॉर्मेशन जो ली है ना, उस इंफॉर्मेशन को सही जगह पे पहुंचाना, जिसको बोलते हैं रिकलेक्शन का काम, ठीक है, रिकलेक्शन का काम। तो 16 घंटे में आपने जो भी चीजें ली, इन आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें स्टोर हो गई। अब जब आप सो रहे हो तो आपके दिमाग ने काम करना स्टार्ट किया, और हर चीज को ना वो टाइम जगह जगह पे पहुंचा रहा है आपका ब्रेन। आपने ब्रेन को पूरा टाइम नहीं दिया और एकदम से आप जाग गए, तो आप मुझे बताओ कि चीजें सही जगह पे कभी पहुंच पाएंगी? और यही कारण होता है कि चीजें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, हम चीजों को भूल जाते हैं, क्योंकि जो आपका मेमोरी का जो रिकलेक्शन है ना, वो सही तरीके से हुआ ही नहीं है।
ठीक है। जैसे मान के चलो कि अभी दिवाली आने वाली है, ठीक है, अभी दिवाली आने वाली है, आप घर में पेंट वेंट कराओगे, बहुत सारे लोगों ने अभी से पेंट कराना स्टार्ट कर दिया होगा। तो पेंट कराने में आपके घर में मान के चलो कि 2 दिन 3 दिन का समय लगता है, ठीक है। और आप किसी पेंट करने वाले से बोल दो कि भाई ऐसा है, हमारे पास समय नहीं, आप 5 घंटे में पूरा घर पोत दो। कैसा पोतेगा घर, कैसा होगा पेंट, बताइए आप मुझे। आपके घर का जो सामान है, आप ना, अरे इसको सही जगह पर रखने में, साफ सफाई करके सही जगह पर रखने में, उसमें 1 दिन या 2 दिन का समय लगता है। और आप उसको अगर 2 घंटे 4 घंटे में रखना चाहो तो सामान तो अस्त व्यस्त हो जाएगा। ऐसा ही होता है ब्रेन के साथ में। जब आप प्रॉपर नींद नहीं लेते तो उस टाइम पे जितनी भी आप इंफॉर्मेशन लेते हो वो आपके ब्रेन में ठीक तरीके से रीऑर्गेनाइज नहीं हो पाती, जिस कारण से चीजें आपके दिमाग में आती हैं, भूल जाती हैं, दिमाग से निकल जाती हैं। इसलिए अब नींद पूरी लेना है ना। अगर आप याददाश्त को बहुत अच्छा करना चाहते हो, पढ़ाई के लिए 16 घंटे होते हैं हमारे पास, 16 घंटे बहुत होते हैं, है ना। अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पार्ट टाइम में पढ़ाई कर रहे हो तो 8 घंटे जॉब करो, 2-4 घंटे भी अगर ठीक तरीके से आपने पढ़ाई कर ली बहुत है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, बहुत सारी लेक्चर वाली बात हो गई है ना। सो अभी हम कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, मैं आपको कुछ चीजें याद कराना चाहूंगा, ठीक है। बस कंडीशन ये है कि जैसा मैं बोलूं बस वैसा आपको करना है, तो ही आप समझ पाओगे कि याद होता है कि नहीं होता, या मेरी बातों पे ऐसे यकीन करना है ना। सो अभी हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ एसोसिएशन, इमेजिनेशन, रिडिकुलस, इन तीनों चीजों का हम यूज करेंगे, ठीक है। ये आपकी जो दुनिया है अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हो जिस तरीके से, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। अजीब लगेगा लेकिन करके देख लो, 15-20 मिनट की बात है, हो सकता है कुछ समझ में आ जाए, है ना। सो वो हम करके देखते हैं। तो हम तीनों चीजों का यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप में से मुझे कोई बताएगा कि हमारे 6th नंबर के प्रेसिडेंट कौन है। सारे लोगों ने पढ़ाई की, 6th नंबर के प्रेसिडेंट पता है किसी को? 6th नंबर के प्रेसिडेंट कौन है? नहीं पता, भूल गए। 4th नंबर के प्रेसिडेंट किसी को पता हो? भूल गए। आप मुझे बताओ, पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। मुझे देखो, ये जो प्रोग्राम जो मैं कर रहा हूं और आज मैं अगर इस फील्ड में, तो मेरा बहुत सिंपल लॉजिक है कि यार देखो, उस चीज का कोई मतलब नहीं है कि आपने इतनी मेहनत की, आपने जो पढ़ा है वो भूल जाओ, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर भूल जाओ। आज हमने जो याद किया फिर भूल जाओ, आप 6 महीने बाद याद करो फिर भूल जाओ। अगर आपको 6 महीने बाद ही याद करना है तो आज याद करने की जरूरत ही नहीं, आज खुल के जियो आप, है ना। तो मेरा हमेशा से मतलब रहा है कि आप जितनी मेहनत करो उसका रिजल्ट उसका पूरा मिलना चाहिए। तो आपने ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है प्रेसिडेंट कौन है, आपने पढ़ाई भी की होगी लेकिन दिमाग से निकल गया, लेकिन जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ अभी उससे पूरा आपको याद होने वाला है, ठीक है। तो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करूंगा और फिर समझते हैं चीजों को। स्क्रीन दिख रही है आपको? कोई भी एक मुझे बता दें अगर स्क्रीन देख पा रहे हो तो। दिख रही है सर, दिख रही है। ओके, ठीक है। तो ये हमारे प्रेसिडेंट है और हम इनको याद करेंगे, ठीक है। मैं आपको जल्दी से 2-4 चीजें बताता हूँ। देखो, आपके सामने बहुत ही अजीब सी चीजें और आप बोलोगे यार ये क्या चीजें हैं, लेकिन यकीन मानो कि जिस तरीके से भगवान ने दिमाग बनाया है ना, उस तरीके से अगर आप चीजें करोगे ना तो जीवन में बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। हम चीजों को ना कठिन कर लेते हैं, ठीक है। चलो, मैं जैसा बताता हूँ वैसा करना है, ठीक है। अभी आपके सामने ये नंबर्स दिख रहे हैं, इतने हम 4 नंबर की प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे, 4 या 5 की, ठीक है। सबको पता है फर्स्ट हमारे प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबको पता है, ठीक है। लेकिन कई बार याद होता है, दिमाग से निकल जाता है। मैं जो तरीका बता रहा हूँ, तीनों प्रिंसिपल का यूज करना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक बार सीख गए तो घर पे आराम से प्रैक्टिस करते रहोगे, ठीक है। आपके सामने 1 है, 1 को देखो, 1 का जो शेप है, इस 1 का शेप कैसा है? एक स्टिक की तरह, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा रिडिकुलस बनाएंगे, एसोसिएशन करेंगे, थोड़ा सा इमेजिनेशन करेंगे, मजाकिया बनाएंगे, चीज याद हो जाएगी। तो 1 का शेप कैसा है? एक स्टिक की तरह। 2 का शेप देखिए, 2 का शेप कैसा है? एक डक की तरह। 2 का गौर से देखेंगे, 2 का शेप कैसा है? एक डक की तरह। और 3 का शेप है एक हर्ट की तरह, और 4 का शेप है एक चेयर की तरह, ठीक है। एक चेयर की तरह 4 का शेप है। और 6 का मैंने अभी आपसे शायद पूछा था, है? तो 6 का शेप कैसा है? एक हॉकी की तरह, ठीक है। ये मैंने शेप आपको बताया है। अभी आंख बंद करके इसको ना एकदम से ना दिमाग में फिट कर लो अपने सबकॉन्शियस माइंड में। 1 आंख, सबको आंख बंद करना है अगर रिजल्ट प्रॉपर चाहिए तो। 1 का शेप स्टिक की तरह, 2 का कैसा डक की तरह, 3 का एक हर्ट की तरह, 4 का चेयर की तरह, 5 को छोड़ दिया, 6 का एक आपको हॉकी की तरह, ठीक है। अब इनके सारे शेप हैं। अब ये इस तरीके से हम लोग चीजों को याद करने की कोशिश करेंगे। सो आंखें बंद करेंगे और आंखें बंद करके हम लोग इमेजिन करेंगे फर्स्ट का शेप कैसा है? स्टिक की तरह। अब हमको ये पता करना है कि फर्स्ट जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो कौन थे। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगर आपके दिमाग में अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का अगर इमेज आ रहा है, इट मीन्स कि आपने कभी उनको देखा है। तो सिंपल सी बात है, आप इनका एसोसिएशन कैसे कर सकते हो कि एक जो स्टिक है ना उसके ऊपर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बैठे हैं, और इसको स्टिक को नॉर्मल स्टिक नहीं, बहुत बड़ी लंबी स्टिक है,
एक बहुत लंबी स्टिक है, बहुत लंबी स्टिक, उसके ऊपर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठे हैं और कोई ना कोई स्पीच दे रहे हैं। एक दो सेकंड आप 5 सेकंड आप मन में इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे कि वो सिर्फ देखना है आपको, दिमाग में पिक्चर आपके है कि एक वो स्टिक है, स्टिक के ऊपर वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठे हैं, ठीक है। तो जिन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को देखा है उनका इमेज तो आ जाएगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देखा ही नहीं है, तो नाम भी तो याद करना है हमको। तो नाम याद करने के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और रिडिकुलस करेंगे। देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद को हमने कर दिया राजा का प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद को हमने क्या कर दिया, राजा का प्रसाद, राजा का प्रसाद हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। अब आप इमेजिन करोगे एक महल है, एक महल के अंदर राजा है और वो राजा ना सबको प्रसाद दे रहा है, वो राजा ना सबको प्रसाद दे रहा है और आप भी उनके पास प्रसाद लेने के लिए गए। तो जैसे ही आप उनके पास प्रसाद लेने के लिए जाते हो तो राजा के पास ना वो स्टिक है, जो 1 नंबर पे जो आपने स्टिक को सोचा था वही स्टिक वो राजा के पास में है। और वो स्टिक से ना आपको प्रसाद में लड्डू नहीं देते, बर्फी नहीं देते, मिठाई नहीं देते, आपको वो स्टिक से ना आपकी पिटाई करते हैं। आप बोलते हो यार मैं राजा के पास प्रसाद लेने के लिए गया, राजा मेरी स्टिक से पिटाई कर रहा है। तो स्टिक से आपको 1 नंबर के प्रेसिडेंट है वो याद आ जाएंगे, और राजा का प्रसाद, राजा प्रसाद, राजा के प्रसाद से आपको राजेंद्र प्रसाद याद आ जाएंगे। ये जो पिक्चर जो अभी दिमाग में हमने घुमाई है, एक पिक्चर जो हमने बनाई है, इमेजिनेशन जो किया है, इसको कुछ सेकंड दिमाग में फिट कर लो कि राजा का प्रसाद, राजा में प्रसाद दे रहा है और प्रसाद में हमको इस तरीके से वो डंडा दे रहा है ना, स्टिक दे रहा है ना। बस ये आप अच्छे से कर लो, ठीक है। तो आपको जब आपसे कोई पूछेगा ना कि 1 नंबर का प्रेसिडेंट कौन है, तो आपको स्टिक याद आ जाएगी और स्टिक से आपको डॉक्टर राजा का प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद आपको याद आ जाएंगे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद हमको याद हो गया, ठीक है। अभी ये तो आपको याद है इसलिए आपको बड़ा लग रहा है कि यार ये क्या चीज है। जब आपको पूरे प्रेसिडेंट में याद करने के लिए बोलूंगा ना तो आप 1 मिनट याद करोगे तुरंत भूल जाओगे, मतलब आज आपने याद किया कल भूल गए। लेकिन इस तरीके से याद करोगे ना, चाहे आप 17 प्रेसिडेंट याद करो, 50 प्रेसिडेंट याद करो, 100 प्रेसिडेंट याद करो, मतलब ये एक मेथड नहीं है, इस तरीके के हमारे पास हजारों मेथड है, ठीक है। अभी बस इसमें तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको याद हो गया, आंखें बंद करो, फिर से आंखें बंद करो, आप 2 नंबर के प्रेसिडेंट याद करेंगे। अब 2 का शेप जो ना आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 2 का शेप कैसा था। यश कुमार सर आपकी आंखें बंद नहीं है, चीजों को अनुभव कैसे करोगे, इससे बढ़िया तो क्लास ना लो तो ही अच्छा है सर। अभी वैसे भी हम 15 मिनट बाद तो क्लोज ही करने वाले हैं सर, फिर पता नहीं हमारी मुलाकात होगी कि नहीं होगी। सो आज चीजों को इमेजिन कर लो, बहुत अमेजिंग चीज है, अब बच्चों आगे सिखा पाओगे ना। सो आंखें बंद करेंगे तो 2 का शेप कैसा था, एक डक की तरह 2 का शेप था, ठीक है। तो 2 नंबर के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, 2 नंबर के प्रेसिडेंट कौन है, हमारे राधा कृष्ण, सर्वपल्ली राधा कृष्ण। तो जब मैंने आपको बोला डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण, तो राधा कृष्ण बोलते ही आपके दिमाग में किसका इमेज आया, आंखें बंद ही रखनी, आंखें मैं बोलूंगा तभी खोलना है। तो राधा कृष्ण मैंने आपको बोला तो आपके दिमाग में कौन सा इमेज आया, भगवान राधा कृष्ण का इमेज आया। और 2 का शेप कैसा, एक डक की तरह। तो बस आपको इमेजिन क्या करना है, वो पानी में ना वो डक घूम रही है, वो डक जो घूम रही है और डक के ऊपर राधा कृष्ण जी बैठे हैं और डक उनको जल विहार करा रही है। 2-5 सेकंड अच्छे से इस चीज को विजुलाइज कर लो, 2-4-5 सेकंड। पानी जो है, पानी में डक है और उसके ऊपर राधा कृष्ण बैठे हैं, ठीक है। जब आपसे कोई पूछेगा कि 2 नंबर के प्रेसिडेंट कौन है, तो रटकर याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, भूलोगे आप। लेकिन अभी आप नहीं भूलोगे, अभी आपको तुरंत पता क्या याद आएगा, आपको डक याद आएगी, डक के ऊपर कौन बैठा, अरे राधा कृष्ण, सर्वपल्ली राधा कृष्ण। ये जो आज कर रहा हूं ना, ये 2-4-5 दिन में इसको याद करने की आप कोशिश करना, एकदम से झट से याद आएगा। अभी तो मैं आपको करा रहा हूं तो तुरंत ही चीज हो जाती है, ठीक है। तो 2 नंबर के प्रेसिडेंट हमारे हो गए। अब 3rd को छोड़ो, 4th को बताता हूँ, टाइम कम है। 4th को प्रेसिडेंट को सुनो, अब तो आंखें खोल सकते हो सर आप, है ना। अब 4 का शेप देखिए, 4 का शेप मैंने आपको बताया था, 4 का शेप कैसा था, एक चेयर की तरह। 4 का शेप कैसा था, एक चेयर की तरह, है ना। अगर हम इमेजिन करेंगे तो नीचे की जो टांगे होती हैं, चेयर की जो लेग्स होती हैं, उसको हम उल्टा करेंगे और जो सिटिंग का जो होता है सपोर्ट के लिए, वो उसका लेग हो गया, मतलब 4 जैसा शेप कहीं ना कहीं चेयर का हो गया, अगर एक साइड से हम लोग देखेंगे तो, ठीक है। अब आपको इसको तो आंखें खोल के ही आप पहले सुन लो, आंखें बंद करोगे चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो मान के चलो कि आपने एक पार्टी में गए और एक पार्टी में ना एक चेयर जो है ना, चेयर के ऊपर एक लड़का बैठा हुआ है और अचानक वो चेयर से गिर जाए, आप क्या बोलोगे, आप यही तो बोलोगे। जब लड़के को नहीं जानते कि लड़का गिरा लड़का गिरा लड़का गिरा, यही तो बोलोगे। अचानक चेयर से लड़का गिर गया तो आप क्या बोलोगे, लड़का गिरा लड़का गिरा लड़का गिरा, यही बोलोगे आप, है ना। अब उस चेयर पे
किसी प्रेसिडेंट की या किसी की वाइफ बैठी हुई है, उसको वाइफ नहीं बोलेंगे, उसको हम बीवी बोलेंगे, किसी की बीवी बैठी हुई है और बीवी अचानक चेयर से गिर जाए किसी की, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? बीवी गिरी, बीवी गिरी, बीवी गिरी, यही तो बोलोगे भाई। पहले लड़का चेयर से गिरा तो हमने क्या बोला? लड़का गिरा, लड़का गिरा, लड़का गिरा। अभी चेयर पे किसी की बीवी बैठी है और बीवी चेयर से गिर जाए तो आप क्या बोलोगे? बीवी गिरी, बीवी गिरी, बीवी गिरी, यही तो बोलोगे आप। तुम्हारे 4th नंबर का जो प्रेसिडेंट है उनका नाम ही बीवी गिरी है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कभी आप भूल जाओ, कभी नहीं भूलोगे, पढ़ाई ऐसे करना चाहिए। सो अभी हम क्या करेंगे, आंखें बंद करके इमेजिनेशन करेंगे, थोड़ा सा आंखें बंद करेंगे और हम लोग सपोज करेंगे कि चेयर पे किसी की बीवी बैठी और अचानक वो चेयर से गिर गई और हम बोल रहे हैं यार बीवी गिरी, बीवी गिरी, बीवी गिरी, जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज चली जाए, मतलब आपके राइट ब्रेन में वो चीज चली जाए, क्योंकि अभी आपका उतना ब्रेन बैलेंस नहीं है, इसलिए ये चीज आपको याद हो जाएगी। ठीक है, अब आंखें बंद करके इसको जो 6 नंबर के जो प्रेसिडेंट थे वो भी मैं आपको याद करा देता हूँ। तो जो बीवी चेयर से गिर गई है, अब ये मान के चलो 6 का शेप कैसा था? 6 का शेप था एक हॉकी की तरह। अब वो बीवी जो चेयर से गिर गई है, उस हॉकी के सहारे ना वापस से खड़ी हो रही है, हॉकी के सहारे वापस से खड़ी हो रही है ना। तो 6 नंबर के जो हमारे प्रेसिडेंट है वो भी कौन थे? वो बीवी गिरी साहब थे, क्योंकि वो बीवी पहले जो गिर गई थी वो हॉकी से वापस से खड़ी हो रही है, तो हॉकी का सहारा ले ली, यानी 6 नंबर के प्रेसिडेंट, लेकिन बीवी तो वही है ना जो चेयर से गिरी थी। तो 6 नंबर के हमारे प्रेसिडेंट भी जो है वो बीवी गिरी साहब थे। ठीक है, अभी आप आंखें ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने एक तरीका बताया आपको, शेप में, इसको बोलते हैं हम लोग शेप मेथड। ठीक है, इस तरीके से काफी सारे बच्चों को इतने जबरदस्त फायदे हुए हैं, है ना। और ये ना अच्छे तरीके से हम और भी बताते हैं, पूरे लेक्चर्स रहते हैं, अभी तो जल्दी जल्दी मैंने आपको ये चीज बता दी। तो एक ये तरीका है जिसमें हमने इमेजिनेशन, रिडिकुलस इसका यूज किया और हमें चीजें याद हो गई। आप ना इस तरीके से करोगे ना, मैं बोला हूँ 6 महीने बाद भी कोई आपसे पूछ ले कभी नहीं भूलोगे आप, है ना। प्रॉपर बस चीजें समझ में आ जाए, ये चीज है। ठीक है, अभी जाते जाते मेरे पास हालांकि समय तो हो गया, लेकिन 5-10 मिनट का टाइम दो, एक और चीज मैं आपको जबरदस्त याद करा देता हूँ। ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी करते हैं उनके साथ में समस्याएं रहती हैं कि जो बच्चे हैं कि उनको जो नंबर्स है ना, डिजिट उनको याद नहीं रहते। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि इंपॉर्टेंट डेज याद करना है ना, आप 26 जनवरी 15 अगस्त ये तो सबको याद है, लेकिन जो सिविल सर्विसेज की जो तैयारी देते हैं, जो ऑफिसर ग्रेड की जो तैयारियां करते हैं, उनको बहुत ही डिफिकल्ट इंपॉर्टेंट डेज पूछे जाते हैं, 2 या 3 नंबर में इंपॉर्टेंट डेज भी आते हैं। ठीक है, इस कारण कई सारे लोगों के सिलेक्शन रुक गए। पूरे साल के अंदर अगर आप सर्च करोगे तो कम से कम 135-130 के आसपास इंपॉर्टेंट डेज हैं, है ना, लेकिन वो हमें याद नहीं होते। और आप याद करोगे भूल जाओगे। सबसे बड़ी बात तो ये भी है ना कि याद करो, दिक्कत ये भी तो कि भूल जाते हैं हम लोग, याद नहीं होता हमें। जनवरी के अंदर कम से कम 15 के आसपास इंपॉर्टेंट डेज हैं, याद ही नहीं होगे। एक एक दिन में 2-2 इंपॉर्टेंट डेज हैं, कुछ देर याद करोगे फिर भूल जाओगे। ठीक है, अच्छा किसी को पता है कि एनआरआई डे कब मनाया जाता है? एनआरआई डे कब मनाया जाता है? ये ना आईपीएस के एग्जाम में पूछा गया था, एक स्टूडेंट थे, उन्होंने मुझे बताया था, वो यही सारी चीज सीखने के लिए आए थे, तो मैंने उनको बताया था, गलत हो गया था उनका, सिलेक्शन से रुक गए थे कुछ उनके। ठीक है, सो देखो अभी टाइम तो नहीं है, मैं आपको ना कुछ वैल्यू लिखवाता हूँ, जल्दी जल्दी वो आप वैल्यू बिल्कुल लिख लो। ठीक है, हमें अगर डिजिट याद करना है तो उसकी कुछ वैल्यू जल्दी जल्दी वो लिख लो आप। ठीक है, मैं बताऊंगा ये सारी चीज आप कैसे सीख सकते हो, मैं सब बताऊंगा आपको। ठीक है, तो 1 का लिख लो आप TD, 1 का T और D, T फॉर टाइगर, D फॉर डॉग, 1 का लिखो T और D, है ना, लिख लिया। 2 का लिख लो आप N फॉर नेस्ट, 2 का लिख लो N फॉर नेस्ट। ठीक है, 2 का N हो गया। 3 का लिख लो M, मंकी वाला M, 3 का लिख लो मंकी वाला M। ठीक है, 4 का लिख लो रोज वाला R, 4 का लिख लो R, रोज वाला। ठीक है, जो रोज लिखते हैं। और 5 का लिख लो L, ये आपका 5 जो है ना, इसको देखो ये L जैसा दिखेगा, 5 को लिख लो L। ठीक है, 6 का लिख लो आप CH, SH, G और J। 6 का है CH, SH, G और J। 7 का है आपका K और C, 7 का है काइट वाला K और कैमल वाला C। ठीक है, 8 का है आपका वैन वाला V और फिश वाला F, 8 का है आपका वैन वाला V और फिश वाला F। 9 का है आपका P, क्योंकि 9 को जब उल्टा करोगे तो P जैसा बन जाएगा, है ना, जस्ट मिरर में देखोगे P को जब उल्टा करोगे तो B जैसा बन जाएगा वो। तो 9 का है P और B, तो 9 का लिख लो P और B। ठीक है, 10 को नहीं लिखेंगे हम, अब लिखेंगे 0 को, 0 को। देखो 0 की जो स्पेलिंग है ना वो किससे स्टार्ट होती है? Z से स्टार्ट होती है ना।
तो जीरो का सबसे पहला जो कोड है वो जेड है, और जीरो को हिंदी में क्या बोलते हैं? शून्य, शून्य बोलते हैं ना। तो शून्य का जो एस है ना वो इसका सबसे पहला कोड है। तो जेड और एस है ना, जीरो शून्य का जीरो जो है उसके दो कोड हो गए, एस और जेड। ठीक है, हालांकि देखो ये जो हमारा कोर्स है ना, ब्रेन प्रोग्रामिंग मेमोरी और भगवत गीता, इसके अंदर ये कोर्स जब आप करते हो ना तो आपका दिमाग इतना तेज हो जाता है, एक बार पढ़ के चीजें हमेशा के लिए आपको याद हो गई। किसी भी किताब को पेज नंबर के साथ में आप याद कर सकते हो। जो ब्रेन के अंदर जो मेमोरी है ना उसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, मेमोरी जो स्लिप हो जाती है वो ब्लॉक हो जाती है मेमोरी, ये सारी चीज आप कर सकते हो, है ना। सो इसका एक और सिद्धांत है कि इस चीज यहाँ पे कोई भी चीज आपको रटना नहीं है। ये मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो ये प्रैक्टिकल में आपको बता देना, अभी लिखते लिखते याद हो जाता है। ठीक है, अभी जस्ट मैं आपको डेमो देना चाह रहा हूँ कि ये चीज आपने लिख ली, आपके पास कोड है। ठीक है, अभी जो मैं आपसे पूछ रहा था कि एनआरआई डे कब मनाया जाता है, इसके माध्यम से कुछ भी आप याद कर लो। ठीक है, एनआरआई डे कब मनाया जाता है। ठीक है, ये 2 नंबर में पूछा गया है, 2-1 साल पहले पूछा गया था। ठीक है, तो सबसे पहले पता करते हैं इसका जो क्वेश्चन है ना उसी में आंसर छुपा हुआ है। अब ध्यान से सुन लो, याद तुरंत की तुरंत हो जाएगा। एनआरआई लोग होते कौन है? एनआरआई लोग वो होते हैं जो कि इंडिया के होने के बावजूद भी इंडिया के अंदर नहीं होते, विदेश में जाके सेटल हो जाते हैं। मतलब जो भारतीय जो है ना विदेश में जाके सेटल हो गए वो एनआरआई हो गए, है ना। सो वो कैसे लोग हैं? वो ना बैड लोग हैं, बेकार, बैड। क्योंकि इंडिया में रहो ना, विदेश में जाके क्या कर रहे हो? तो बस हमें एक रिडिकुलस टाइप की चीज बनानी है कि एनआरआई जो लोग होते हैं ना वो बैड होते हैं, क्योंकि वो इंडिया के होने के बावजूद ही विदेश में जाके रहते हैं। बस हमें ये याद करना है। ठीक है, इंडिया के जो एनआरआई जो लोग हैं वो बैड होते हैं, BAD बैड। अब कॉपी पे लिख लो आप BAD बैड, कॉपी पे लिख लो बैड। और बी का जो मैंने कोड बताया है वो लिख लो आप। ठीक है, ए का कोड होगा नहीं क्योंकि बॉबल्स का कोड नहीं होता, और डी का कोड लिख लो आप। कोड लिखने के बाद क्या आया आपका? 9 और 1 आया होगा आपका। ठीक है, बी का कोड 9 हो गया, ठीक है, डी का कोड 1 हो गया, 9 और 1 आपके पास आया। 9 और 1 जो आया ना उसके बीच में एक लाइन खींच दो आप, एक लाइन खींच दो। ठीक है, सो जो 1 जो है ना, जो लास्ट में जो आया है ना वो आपका मंथ हो गया, और पहले जो आया है ना वो आपकी डेट हो गई। तो फर्स्ट मंथ कौन सा है हमारा? जनवरी, और 9 तो डेट है ही हमारे पास। यानी एनआरआई डे कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। सॉरी, 9 जनवरी। तो एनआरआई डे आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है भाई साहब। इस तरीके से याद करोगे ना, क्योंकि ये दिमाग की मेमोरी है ना। दिमाग जैसा भगवान ने बनाया वैसा हम कर रहे हैं। कि दुनिया में जितनी ट्रेडिशनल चीज चल रही है ना उसके कारण दिमाग में इतनी टेंशन होती है कि हम इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, नंबर कम होते हैं, ये वो। कुछ भी नहीं है, दिमाग को ठीक से समझ लिया ना, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि असंभव हो। कुछ भी असंभव नहीं है, कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज आप उठा लो। ठीक है, सो अब क्या होगा, जब आपसे कोई पूछेगा कि एनआरआई डे कब मनाया जाता है तो आप बोलोगे एनआरआई लोग तो बैड होते हैं। आपको तारीख याद नहीं आएगी। स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग पे हमको तारीख याद करना बताया जाता है, तारीख याद नहीं होगी। तारीख तो अभी तुरंत भूल जाओगे आप। आपको वो बैड है ना, वो बैड शब्द याद आएगा। और बैड को जब डिकोड करोगे ना आप, BAD बैड को डिकोड करोगे ना, तो जैसे बैड को डिकोड करोगे ना आपके पास 9 और 1 निकल के आ जाएगा, यानी 9 जनवरी। तुरंत, आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, 9th ऑफ जनवरी, इस तरीके से। और इसका ना जब भी आप कोई चीज याद करते हो ना तो इसका SQRQ कर लिया करो आप। SQRQ समझते हो? SQRQ का मतलब होता है सेल्फ क्वेश्चन और रिवर्स क्वेश्चन। खुद से पूछ लिया कि अच्छा एनआरआई डे कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा एनआरआई लोग कौन होते हैं? बैड होते हैं। अच्छा बैड लोग कौन होते हैं? एनआरआई होते हैं। अच्छा बैड को डिकोड करेंगे तो क्या आएगा? 9 और 1 आएगा। इस तरीके से आपने 4-5 बार अगर SQRQ करेंगे ना आप कभी नहीं भूलोगे, है ना। चाहे आप रट रहे हो किसी चीज को या समझ रहे हो, कभी नहीं भूलोगे। तो ये एनआरआई हो गया। ठीक है, एक और चीज हम करते हैं, आपको पता है नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे। ठीक है, चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं, आप निकाल के मुझे बताना। ठीक है, तो जो यूथ लोग हैं, बस कहानी याद करनी है। यूथ लोगों को क्या पसंद है? ठंडा। यूथ लोगों को क्या पसंद है? ठंडा। अब ठंडा लिख लो कॉपी पे आप, THANDA, ठंडा। यूथ लोगों को क्या पसंद है? ठंडा। अब ठंडा लिखने के बाद में ठंडा को डिकोड कर लो, है ना। जो लास्ट में जो आएगा ना आपके, ठीक है, लास्ट में जो आएगा ना वो आपका मंथ होगा, और पहले जो आएगा वो आपका डेट होगा।
तो आपके राइट हैंड पे जो आया है ना, वो राइट हैंड पे जो आया है वो आपका मंथ होगा, है ना, और लेफ्ट हैंड पे जो चीज आई है वो आपका डेट होगा। निकाला आपने, ठंडा को डिकोड किया 2 जनवरी। कितना? 2 जनवरी। अरे भाई 2 जनवरी कहाँ से आ गया? टी का कोड क्या होता है? टीवी लिखा है, टी का कोड क्या होता है? 1। एच का कोड होता नहीं है, ए का कोड होता नहीं है, टू का कोड सॉरी एन का कोड 2 होता है। आपका आएगा जब ठंडा को डिकोड करोगे तो 1 to 1 आएगा आपका, 1 to 1 आएगा ना। तो लास्ट में जो आया है ना, मैंने क्या बोला, लास्ट में जो 1 आया वो आपका मंथ हो गया, और उससे पहले आपका क्या आया? 12 आया है, तो यानी 12 जनवरी हो गया आपका, 12 जनवरी हो गया। यही तो हुआ, 1 to 1 आया आपका, 1 to 1 आया यानी 12 जनवरी हो गया। समझ में आया ना? तो ये इस तरीके से याद रहेगा। नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है ना? तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ये यूथ लोग जो होते हैं ना उनको ठंडा पसंद है, तो ठंडा को जब डिकोड करोगे आप तो 12 जनवरी ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। डेट आपको कभी याद नहीं रहेगा, आपको सिर्फ ये ठंडा याद रहेगा। आपसे अगर मैं 5 मिनट बाद भी पूछूं ना, आप भूल जाओगे, मुझसे पूछो मैं भूल जाऊंगा, लेकिन मुझे ये पता है यूथ लोग ठंडा पीते हैं, तो ठंडा को तुरंत डिकोड करूंगा, आ जाएगा। अभी मैं कहीं पे देख नहीं रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, बस क्या है कि मुझे स्टोरी याद है तो मैं आपको बता पा रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं एक और लास्ट मैं आपसे पूछता हूँ, इंडियन आर्मी डे। अब आर्मी डे याद करना है, तो आर्मी डे की कहानी सुन लो आप। याद क्या करना है कि आर्मी वाले जो लोग हैं उनको डालडा पसंद है। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो इसके लिए क्या करना है, आर्मी वाले जो लोग हैं ना उनको डालडा पसंद है, DALDA, डालडा। तो डालडा को डिकोड करो आप, DALDA। डालडा को डिकोड करके मुझे बताओ कौन से महीने में कौन सा तारीख को मनाया जाता है? 15 जनवरी। तो डालडा को डिकोड करोगे 151 आएगा, और 151 में से देखो समझ में आ रहा है ना, 151 लिखा है ना, लास्ट में जो हमेशा आएगा ना वो आपका मंथ होगा, शुरू में जो आएगा ना वो आपका डेट रहेगा। तो 151 आपका हो गया 15 जनवरी। ठीक है, इस तरीके से चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसके माध्यम से आप बहुत सारी चीजें याद कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो 1 घंटे में जितना भी मैं बता सकता था, हालांकि ज्यादा समय हो गया, काफी लोग बोर हो जाएंगे, धीरे धीरे जाने लगेंगे और कहीं ना कोई चीज मिस हो जाएगी, है ना। सो देखिए, मैंने आपको बोला है कि देखिए इसमें 2 चीजें मैंने आपको बताई। एक तो ये कि नेचुरल तरीके से कैसे मेमोरी ग्रो कर सकते हो, है ना, और दूसरा ये कि आप जो है जो लोगों ने तरीके अपनाए हैं, जो दिमाग जिस तरीके से बना है उस तरीके से कैसे चीजों को आप याद कर सकते हो, है ना। अब देखिए ये तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया, ठीक है, लेकिन अगर आप ये इस कोर्स को पूरा करना चाहते हो, ठीक है, अब इसका प्रॉपर एक कोर्स है। ठीक है, अब आप चाहो तो, अगर आप चाहते हो, अगर आपको ये चीज थोड़ी बहुत भी समझ में आई है तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। ठीक है, हमारा कोर्स है, ठीक है, और ये पूरा ऑनलाइन कोर्स है। इसमें अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो आप डाउट भी पूछ सकते हो। ठीक है, जब हम इस क्लास को लाइव क्लास जब हम लोग लिया करते थे तो ये इस कोर्स की जो फीस है ना बहुत ज्यादा हुआ करती थी, 4000 5000 इस तरीके से। लेकिन अभी ये कोर्स ना हमने बहुत सस्ते में कर दिया है, 800 रुपए में ये हमने कोर्स कर दिया है, और ये लाइफ टाइम के लिए आपके पास में रहेगा। ठीक है, सबसे पहली बात, जैसे ब्रेन प्रोग्रामिंग की मैंने बात की, मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करके बताना चाहूंगा, एक बार देख लेना, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो कुछ चीजें तो जो मैंने बताई आपके काम आएंगी। मैडम ये दिख रहा है क्या? मैंने अभी कुछ ओपन किया है वो? जी सर। इनको थोड़ा सा मैं बता दूं, आप देखो, अगर आपको लगता है काम का है तो देख लेना आप। हो जा कहाँ गया? हाँ, ये देखिए, जिस ब्रेन प्रोग्रामिंग की मैं बात कर रहा था ये ब्रेन प्रोग्रामिंग है। ठीक है, ये लाइफ टाइम के लिए कोर्स है, इसमें लाइव सेशन और डाउट सेशन भी है। ठीक है, ये 4500 का है। ठीक है, जिसे अगर आप लेते हैं, अभी लेते हैं, तो 879 का ये कोर्स आपको मिलता है। अब इस कोर्स के फायदे तो मैंने आपको बताया कि नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से चीजें होती हैं, और दूसरा जो मैं अभी तरीके जो बता रहा था, ठीक है। अब देखिए ब्रेन प्रोग्रामिंग में क्या है, जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताया ना, उसके अंदर एक्सरसाइज है लगभग 44-45 के आसपास एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल्ड में पूरी जानकारी है, जो आप 18-20 हजार का कहीं कोर्स करोगे तब आपको जाके वो जानकारी मिलेगी। ठीक है, और कुछ विजुअलाइजेशन की, ठीक है, आपके ब्रेन को बैलेंस करने की कुछ एक्सरसाइज है,
जो सिर्फ आपको 1-1, 2-2 मिनट आपको देखनी है। ये जो चीज है वो कहीं नहीं मिलती है पूरे इंडिया के अंदर। मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, ब्रेन प्रोग्रामिंग में जो हमने जो कंटेंट डाला है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि खुद ही हमने डाला है एक्सपेरिमेंट कर करके, है ना। सो ये कोर्स आप कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए। और दूसरा जो मैं अभी आपको जो तरीके बता रहा था याद करने के लिए, है ना, सो ये मेमोरी ऑफ भगवत गीता, इसके अंदर ये जो मैं अभी आपको इससे पहले शेप मेथड मैंने आपको बताया, ये जो तरीका बताया, ऐसे बहुत सारे इसमें तरीके हैं और ये इतने इफेक्टिव तरीके हैं कि आप करते करते चीजों को याद कर लोगे, ठीक है। अब चाहे लॉन्ग आंसर हो, शॉर्ट आंसर हो, थ्योरी वाली चीजें हो, कुछ भी हो, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो आप याद नहीं कर सकते, ठीक है। सो बेसिक और एडवांस प्रिंसिपल इसके अंदर बताए हैं। सीक्रेट इसके अंदर रिवील्ड की गई हैं चीजें बहुत सारी, जो कि जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, एशिया रिकॉर्ड्स बनाए, मेमोरी को इंस्टॉल करना, ब्लॉक करना, है ना, ये सारी चीजें। और इसमें वो तरीका भी बताया कि एक बार पढ़ के चीजों को आप हमेशा के लिए याद रख सकते हो। किसी भी किताब को पेज नंबर के साथ में आप याद रख सकते हो। आप सोचोगे अगर कोई किताब आपको पेज नंबर के साथ में याद होगी तो कैसा रहेगा आपका, है ना। सो ये रिकॉलिंग पावर और ये एकेडमिकल मेंटली परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त आपका हो जाता है, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। ये 3,500 का था, लेकिन आज की डेट में 849 का है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ये चीज अलग अलग हो गई, ठीक है, अगर आप इन दोनों को एक साथ में करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इनको एक साथ में करते हो, ये हमारा बेस्ट सेलर कोर्स है, तो दोनों एक साथ में हम पहले करवाया करते थे 5,250 के आसपास, ठीक है। अब इस वर्कशॉप में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ये कोर्स भी किया, इतने महंगे में भी ये कोर्स किया है। लेकिन अगर आप ये कोर्स अभी करते मतलब लेते हो, ठीक है, आज मतलब अभी आज में अगर आप ले लेते हो या कल मॉर्निंग 12 बजे से पहले ले लेते हो, तो ये 1499 का मिलेगा। और 1499 में भी मैं आपको डिस्काउंट देना चाहूंगा। जब आप ये कोर्स परचेस करोगे ना, मैं आपको एक कूपन कोड दूंगा। उस कूपन कोड से क्या होगा कि ये आपके 250 रुपए आपके माइनस हो जाएंगे, यानी दोनों कोर्स आपको कितने के मिलेंगे, 1249 के, ठीक है। तो ये 1249 के ये आपको ये कोर्स मिलेंगे और ये लाइफ टाइम के लिए आप इनका यूज कर सकते हो। डाउट सेशन भी इसके अंदर रहेंगे और आप खुद भी पढ़ सकते हो, घर में भी पढ़ा सकते हो, ठीक है। अब इसके और फायदे क्या हैं? उसके और फायदे ये हैं कि ये कोर्स आपने किया, ठीक है, ये कोर्स करने के बाद आप ना और लोगों को सिखा सकते हो, है ना, सिखा सकते हो जिस तरीके से मैं सिखाता हूँ, है ना, क्योंकि आप सीख जाओगे, अच्छे से सीख जाओगे पूरा। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि एक बार क्लास हुई और एंड हो गया, ये हमेशा के लिए रहेगा आपके पास में, ठीक है। डाउट सेक्शन रहेंगे, एक बार सीखा आपने, लोगों को सिखाया, जिससे आपकी इनकम जनरेट होगी। और इसमें हमने एफिलिएट इनकम भी हमने रखी हुई है। जैसे आपने ये कोर्स किया ना, आपको अच्छा लगा, तो आप साथ ही साथ में हमारे ना एफिलिएटर, हमारे पार्टनर बन जाओगे। मतलब आप अगर और किसी को रिकमेंड करोगे, ठीक है, जब मान के चलो कि और दूसरा बच्चा है, कोई व्यक्ति है जो इस कोर्स को खरीदता है, तो वो जैसे इस कोर्स को खरीदेगा ना, ऑटोमेटिक आपके पास में इसका जो कमीशन है वो आ जाएगा, ठीक है। यानी मान के चलो ये दोनों कोर्स अभी 1249 के आप ले रहे हो, इस पे जो कमीशन जो आपको मिलता है, अगर दूसरा कोई कोर्स करता है तो इस पे लगभग 450 से ऊपर का कमीशन है। तो ये ऑटोमेटिक आपको आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो मान के चलो आपने ये कोर्स किया और 4-5 लोगों को आपने और रिकमेंड कर दिया, तो आपका ये कोर्स फ्री में हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप चाहो तो पढ़ाई के साथ में इनकम भी कर सकते हो, है ना, और ये कोर्स कर सकते हो। तो ये कोर्स आपको कितने का मिलेगा, 1249 का ये कोर्स आपको मिलेगा। और साथ ही साथ में आपके पास मौका है अर्निंग करने का, पैसा भी कमाने का, ठीक है। क्योंकि ये कोर्स जैसे जैसे आगे जाता जाएगा, आप रिकमेंड करोगे, जैसे जैसे आपके थ्रू लोग आएंगे, ठीक है, और उनको अपने आप मिलेगा। मान के चलो इस तरीके की प्रेजेंटेशन है, किसी को आप व्यक्ति को लेके आए आप, है ना, या फिर आपने मेरा वीडियो उनको भेज दिया, उनको अच्छा लगा, वो ये कोर्स लेना चाहते हैं, ये जैसे ही लेंगे आपके पास में तुरंत ही उसका जो भी कमीशन है वीकली आ जाएगा, है ना। तो ये चीजें मैंने आपको बताई, है ना, जिससे आपके नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से डेवलपमेंट्स आपके हो सकते हैं, ठीक है। अभी आपके मन में सवाल हो तो बताइए, क्योंकि टाइम हो चुका है। मैं ज्यादा बात करूंगा तो आप बोर हो जाओगे। किसी को कुछ पूछना है तो मुझे पूछ सकते हो आप। सर मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। बताइए।